Hello students, 12 class 12 as well as CA फाउंडेशंस स्टूडेंट्स। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। आप ध्यान से देखें, ये पार्टनरशिप का चैप्टर है, आप समझ ही रहे हो। द नेम ऑफ द चैप्टर आप कॉपी में लिखो, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, और दिस इज द फर्स्ट क्लास, ये ध्यान रखना। तो आज हम स्टूडेंट इसका नोट लिखेंगे कि सर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सर एक पार्टनरशिप फर्म से एक पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है। सवाल बनता है क्यों लेगा, वाई। तो सर मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा, आपको नोट लिखवाऊँगा वाई ए पार्टनर रिटायर्स। आप ध्यान से देखिए, आपको लिखना है कॉपी में वाई ए पार्टनर रिटायर्स। एक पार्टनर क्यों रिटायरमेंट ले लेता है सर, लॉजिक बताइए क्यों लेगा। तो लिखता हूं मैं स्टूडेंट, पार्टनर रिटायरमेंट ले रहे हैं फॉर, कॉपी में लिखिए, वैरायटी ऑफ रीजंस, बहुत से कारणों से। कारण क्या क्या, सच एज ओल्ड एज, सर एक पार्टनर का एज बहुत ज़्यादा हो गया है। बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उसको अपॉर्चुनिटी क्या है, बहुत बेहतर मिल गई, बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कॉमा, डिफरेंसेस विद द अदर्स, समझ गए, अदर पार्टनर से मेरा बन नहीं रहा है, डिफरेंसेस विथ द अदर्स, अदर पार्टनर से डिफरेंस होने की वजह से मैं क्या किया, एक पार्टनर एक फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है, डिफरेंसेस विद अदर पार्टनर्स एटसेट्रा, माने और भी वजह हो सकता है, ए पार्टनर मे रिटायर्ड फ्रॉम फर्म। तो आपको मैंने इंट्रो दे दिया, ए पार्टनर मे रिटायर फ्रॉम FIRM फ्रॉम फर्म। इसका ना क्या हो गया, एक पार्टनर स्टूडेंट फर्म से इन सब वजह से रिटायरमेंट लेता है। समझे स्टूडेंट, एक पार्टनर तब क्यों रिटायरमेंट ले रहा है सर, आप समझ गए कि वैरायटी ऑफ रीजन, जैसे किसी पार्टनर का ओल्ड एज है, उसे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई, इंसान लालची है तो अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया, भागेगा भैया, समझ रहे हो आप। डिफरेंसेस विद द अदर पार्टनर से सर मन मुटाव हो ही सकता है। तो ये कारण है कि एक पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है। अब आता है सर रिटायरमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो आप सर ये मेरा, आप ना मेरे जितने भी लिख रहे हो नोट को, आप ऐसे एक हैश दीजिएगा, इस तरह का हैश दीजिए, मतलब यहाँ आपको रुकने का है, समझने का है, ब्रेन लगाने का है, सिंपल वर्ड में। अब दूसरा लिखेंगे सर मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर क्या होता है। सर लिखाएंगे मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर ऑफ ए पार्टनर। आप कॉपी में लिखते चलिएगा मीनिंग क्या होता है सर। अगर एक पार्टनर सर हमारे फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है तो सर इसका मीनिंग थोड़ा बताओगे आप मुझे। तो देखो, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ये 1 मार्क्स में आता है, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, एक पार्टनर का रिटायरमेंट इज वन ऑफ द मोड्स, इज वन ऑफ द मोड्स। रिटायरमेंट क्या है सर, एक तरीका है ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, FIRM ऑफ द फर्म, अंडर विच जिसके द्वारा होता है, एंड ओल्ड पार्टनरशिप, इसको मैं समझाऊंगा, एंड ओल्ड पार्टनरशिप, पुराना समझौता, कम्स टू एन एंड, जिसके द्वारा एक पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, एंड ए न्यू वन बिटवीन, and a new one
between and a new one between the continuing partners, इसको समझाऊंगा मैं, continuing partners, between the continuing partners comes into existence, comes into EXISTENCE, comes into existence. However, the FIRM, however, the firm continues its बिजनेस। अब देखिए मजेदार चीज, सर एक पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर क्यों रिटायरमेंट लेगा? तो आपको स्कूल वाले पूछते हैं, कॉलेज वाले पूछते हैं, सीए के पेपर में पूछते हैं, भैया समझ गए, एक पार्टनर का ओल्ड एज, बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गया, अदर पार्टनर से मन मुटाव हो गया, मैं फर्म से रिटायरमेंट ले सकता हूँ। हाँ, अकॉर्डिंग टू डीड आपसी सहमति से रिटायरमेंट लेगा। लेकिन ये बहुत जन नहीं समझते हैं कि सर मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर क्या है। इसका देखो ये लॉ का वर्ड है, बबलू भैया अपने मन से नहीं लिख रहे हैं सर, कानून आ गया। देखिए क्या लिखता है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इज वन ऑफ द मोड्स, मतलब एक तरीका है जिसके द्वारा हम अपने फर्म का रिकंस्टिट्यूशन करते हैं। एक ये वर्ड अवश्य लिखिएगा, इट्स ए की वर्ड। तो रिटायरमेंट इज ए टाइप ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म, एक फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो जाता है। रिकंस्टिट्यूशन मान लो एक तरह का पूर्ण गठन, ऐसा सोचिए, जिसके द्वारा, ये थोड़ा लाइन कंफ्यूजिंग है, अंडर विच एन ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, ओल्ड पार्टनरशिप हमारी खत्म हो जाती है। ये देखो बच्चा कह रहे हैं सर फर्म खत्म, ना, पार्टनरशिप फर्म खत्म नहीं हुई है, ध्यान से सुनिएगा। पार्टनरशिप फर्म का जो एग्रीमेंट है, पार्टनर का जो एग्रीमेंट था, ओल्ड पार्टनरशिप में हमारा जो पुराना एग्रीमेंट था वो सर क्या हो गया, खत्म हो गया, उसका कोई वैल्यू नहीं रहा। पार्टनरशिप मैंने समझौता खत्म हो गया है। लेकिन कह रहे हैं, इसका ना ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप में जब भी कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो ओल्ड पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। मतलब बच्चों को लग रहा है वो फर्म, वो बिजनेस खत्म हो गया है, गायब हो गया है, नामो निशान, ना, बिजनेस चलेगा, हमारे बीच में एग्रीमेंट क्या हो गया है, समझौता खत्म हुआ है। और लिखता है एंड ए न्यू वन, और एक नई पार्टनरशिप देखो बनेगी, मैंने समझौता नया बनेगा बिटवीन द कंटिन्यूइंग, मैंने वो पार्टनर जो उसके रिटायरिंग पार्टनर के जाने के बाद बचेंगे, बोलते हैं कि तब एक नई पार्टनरशिप बनेगी, समझौता रिटेन होगा या लिखेंगे या एग्रीमेंट होगा, ठीक है। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, पिक्चर में क्या होगा, नई पार्टनरशिप आएगी, मैंने फर्म नहीं बनी है। हाउ, देखो ये बस लिखना, हाउ द फर्म कंटिन्यूज इट्स बिजनेस, फर्म अपना बिजनेस क्या कर रहा है उसी नाम से, या सर फर्म हमारा बिजनेस मैंने चलता रहता है, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। आपको ध्यान रखने का है सर, क्या बिजनेस हमारा चलता रहेगा, लेकिन याद रखिएगा पार्टनरशिप हमारी क्या होगी, सर खत्म हो जाती है, ये आप क्लियर कीजिएगा। तो स्वयं बिजनेस हमारा चलता रहेगा, पार्टनरशिप हमारी खत्म हो जाती है। सुनिए सर, अब आता है कि सर रिटायरमेंट के समय हम लोग क्या करेंगे, अब ये सुनिएगा। स्टूडेंट 1 मिनट रुकिएगा, लिखवा रहा हूँ मैं, आपको थोड़ा ध्यान से सोचना है। अब आ रहा है कि सर ये दो, अब स्टूडेंट मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ आपको, सुनिए। आप लोग सर लिखिएगा, थोड़ा सा माफ़ी मांग रहा हूँ, थोड़ा रुकावट हो गया है, लिखिए आप लोग। सर अब क्वेश्चन है, हाउ कैन ए पार्टनर रिटायर, एक पार्टनर कैसे रिटायरमेंट लेगा, हाउ कैन ए पार्टनर रिटायर। तो ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे हैज दे के लिखे सर की तरह, हाउ कैन ए, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आता ही है, हमें ये सब पढ़ना है, हम लोग पहले भी पढ़े हैं, मतलब आप ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हाउ कैन ए पार्टनर रिटायर। लिखता हूँ, ए पार्टनर में रिटायर, अब आता है वो कैसे ले सकता है, जब मर्जी आएगा तब ले लेगा क्या, तो ऐसा नहीं होता है। ए पार्टनर, बहुत सर हमारे रूल्स होते हैं, ए पार्टनर में रिटायर, पार्टनर कैसे रिटायर लेगा, देखिए लिखा हुआ कानून कहता है, नंबर 1 एक क्वेश्चन आता है भैया, रेडी रहिएगा। पॉइंट 1, विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर, समझे, इसका हिंदी आता है ना, ऑल, विद द कंसेंट ऑफ ऑल
अदर पार्टनर्स। अब सुनिए, एक पार्टनर है ए, मान लो ए बोलता है मैं फर्म छोड़ूंगा, तो और भी तो पार्टनर है, तो उनकी सहमति लेनी होगी, सबकी सहमति से हो जाएगा, विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, वेदर इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड। IMPLIED implied और expressed PRESSED। दूसरा होता है इन अकॉर्डेंस विथ, कैसे रिटायरमेंट लेगा, इन अकॉर्डेंस विथ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट, बाय द पार्टनर। मान लीजिए हम लोगों ने कोई ऐसा डिसीजन लेके ही रखा था पहले से ही कि हम सर रिटायरमेंट इस समय ले सकते हैं, तो होता है एक्सप्रेस एग्रीमेंट, तब कुछ नहीं कर सकते हम, जाएगा, पहले से ही तय हो गया था कि सर मैं इस तरह से इस समय निकल जाऊंगा, पहले ही डीड में लिखा हुआ था, तो वो होता है एक्सप्रेस एग्रीमेंट, तब तो वो जाएगा ही। फिर लिखा हुआ है बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग, ये देखिए बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग, माने उस पार्टनर को लिखित देना पड़ेगा, राइटिंग बोला है, लॉ बोलता है लिख कर दे, टू ऑल अदर पार्टनर्स, टू ऑल अदर पार्टनर ऑफ हिज इंटेंशन भाई मेरी इच्छा है टू रिटायर, ध्यान से सुनिएगा, टू रिटायर इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, WILL विल। इसका ये तो आप लोग लॉ में पढ़िएगा, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1। इसका ना सर एक क्वेश्चन आता है हमारे ISC CBSE में कि एक पार्टनर कैसे रिटायर्ड हो सकता है, तो सभी पार्टनर की सहमति से, या फिर एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर होगा। ये गलती से मैं लिख दिया था, मैं पार्टनर नहीं बोला था। और तीसरा सर बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर इन केस ऑफ, मतलब वो क्या करेगा भाई, विल मतलब मैं जाना चाहता हूँ, पार्टनरशिप एट विल, तो वो लिख के देगा सभी पार्टनर को, ठीक है, तो ऑफ हिज इंटेंशन वो जाहिर कर देगा मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, तो इन सब केस में आप रिटायरमेंट ऐसे लोगे, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब आता है, हम कहानी आगे बढ़ाएंगे कि सर एक रिटायरमेंट के बाद, इसको नोट कीजिएगा, ये 3 इंपॉर्टेंट क्लॉज दिखे। अब हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट, अब हमें ध्यान रखना होगा कि सर रिटायरमेंट के समय हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या करना पड़ेगा। सर बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें क्या क्या करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आप लिख लीजिएगा सर, फटाफट एकदम लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 1 है एकदम नोट्स के ऊपर। अब मज़ेदार चीज़ बताऊंगा कि सर एक पार्टनर जब रिटायरमेंट लेगा तो एक छात्र बोला लेने दीजिए सर, जा रहा है जाए, हम उसका कैपिटल दे देंगे ना। जब भी पार्टनर कोई रिटायरमेंट लेगा तो आपको अकाउंट्स की, आप अपनी बुक्स में ज़बरदस्त बहुत कुछ आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मैंने रिटायरिंग पार्टनर को आप सोच रहे हो जा रहा है चला जाएगा, सर क्या है हम अपना बिजनेस चलाएंगे, अदर पार्टनर ना। जब वो रिटायरमेंट लेगा तो बहुत सा बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें पार्टनरशिप की फर्म की बुक्स में बहुत से एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, वही बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो क्या होता है स्वयं ध्यान रखिएगा, सबसे मज़ेदार कहानी स्टार्ट हो रही है, एकदम आप ऐसे हैज दे दे के लिखेगा। अब देखिए सर हैज दे रहे इस तरह का, आप इस तरह का हैज दो, अब लिखो, स्टार्ट करो स्टूडेंट। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, मज़ेदार कहानी तो अब स्टार्ट हुई, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब ये देखिएगा, आप इधर उधर नहीं होना, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, बोलते हैं जब क्या होता है कोई पार्टनर हमारे फर्म को, हमारे बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, रिटायरमेंट सर्टेन एडजस्ट, ये देखिए लाइन पे गौर करो, सर्टेन फ्री में नहीं लिखा हुआ है, सर्टेन एडजस्टमेंट माने कुछ निश्चित एडजस्टमेंट्स आपको बुक्स में करना पड़ेगा। सर्टेन एडजस्टमेंट्स, उन लोगों को बुला लो, आगे पीछे बता देना, आर नेसेसरी, आर फोन का बोल देना, आर नेसेसरी
सर्टेन मतलब इसमें ध्यान रखिएगा कुछ निश्चित एडजस्टमेंट्स है जो हमें अकाउंट्स की बुक्स में करना पड़ेगा. सर्टेन एडजस्टमेंट्स आर नेसेसरी इन रेस्पेक्ट ऑफ द following for determining the ट्रू क्लेम ऑफ एक्स पार्टनर. ये देखिए बड़ा अच्छा वर्ड है, ट्रू को अंडरलाइन करो. ट्रू क्लेम ऑफ एक्स पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर. अब देखिए मैंने लिखा क्या स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए कि रिटायरमेंट के वक्त जब भी स्टूडेंट कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, हम स्टूडेंट्स को उस पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में बहुत से एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे. देखिए इसको गौर कीजिएगा, सर्टेन एडजस्टमेंट्स आर नेसेसरी. ध्यान से देखिए, सर्टेन एडजस्टमेंट्स आर नेसेसरी, यानी जब भी कोई स्टूडेंट पार्टनर रिटायरमेंट लेगा तो हमें कुछ निश्चित, सर्टेन मैंने निश्चित, कुछ एडजस्टमेंट्स बुक्स में करने पड़ेंगे. मैंने अकाउंट्स की बुक्स में हम करेंगे. आर नेसेसरी इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, मैंने मैं भी नीचे दूंगा. ये मामले हैं जहां पे हमें सर कुछ एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा. इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से सुनिएगा, इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग. तो क्यों करेंगे सर? एक छात्र बोला कि सर जब कोई पार्टनर जा रहा है उसको जाने दीजिए, कैपिटल देके विदा कीजिए ना, इसलिए करेंगे फॉर डिटरमाइन द ट्रू क्लेम. ये वर्ड पे ध्यान दो, ट्रू क्लेम ऑफ एक्स पार्टनर. एक्स मैंने जो हमारे फर्म को छोड़ के जा रहा है, दैट इज ट्रू क्लेम ऑफ एक्स पार्टनर मीन्स रिटायरिंग पार्टनर. अब आता है हमें अकाउंट्स की बुक्स में क्या क्या करना पड़ेगा. एकदम दिल लगाकर सुनना, ये काम करना मैं सीख गया इन डिटेल, तो स्टूडेंट रिटायरमेंट और डेथ में हरगिज दिक्कत नहीं होगी. सर बुक्स में सामने आ जाए, चल सर बुक्स में क्या क्या चेंज होगा, ये नोट लिखते रहना, जबरदस्त है. सर पहला ये नंबर दे के लिखो है, पहला क्या करना है सर आप ही बताओ ना. तो पहला करना होगा स्टूडेंट एडजस्टमेंट्स इन रिगार्ड टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एडजस्टमेंट इन रिगार्ड टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सबसे पहला काम होता है स्टूडेंट, जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेगा या डेथ, तो आप स्टूडेंट्स हो या आप उस फर्म के अकाउंटेंट हो तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा. एडजस्टमेंट मैंने क्या कुछ करना पड़ेगा, किस मामले को लेकर, रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को मैं शॉर्ट में हमेशा लिखवाऊंगा, आगे PSR. तो हम लोग को तब क्या करना पड़ता है, कुछ एडजस्टमेंट्स करना ही पड़ेगा. क्या, जब भी कोई पार्टनर जाए तो विद्यार्थी हमें क्या करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, खास करके दो. अब इसका दो पार्ट है. एक, जब भी कोई पार्टनर चला जाए तो बचे हुए पार्टनर तो बिजनेस कैरी करेंगे, तो उनके मन में आता है जो जा रहा है चला जाए, लेकिन हमें तो बिजनेस या फर्म को कैरी करने का है, तो हमारे बीच में रेशियो बदल जाएगा और हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा. यानी ये पक्का हो गया कि जब भी कोई पार्टनर चला जाएगा तो हमें एक पहला काम न्यू रेशियो हर हाल में निकालना पड़ेगा. किनका, जो बचे हुए सर पार्टनर है, एग्जिस्टिंग रिमेनिंग पार्टनर उनका. तो आप एक न्यू रेशियो निकाला जाता है. और एक स्टूडेंट न्यू रेशियो नहीं लिख के मैं भाषा लिखूंगा न्यू, थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड लिख दे रहा हूं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्या करना होगा सर, निकालना पड़ेगा. तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जब भी कोई पार्टनर हमारा चल जाए तो स्टूडेंट हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हर हाल में निकालना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा. और बी नंबर क्या काम करेंगे, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है. ये रिटायरमेंट का या डेथ का खासियत है, यानी रेशियो में कितना, गेनिंग रेशियो. इसका नहीं स्टूडेंट, जब भी कोई पार्टनर रिटायरमेंट डेथ ले, हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं उसका काम है नया रेशियो निकालना बचे हुए पार्टनर के बीच में, वो निकालना होगा. वो चेंज भी हो सकता है, पुराने पे भरोसा मत रखिएगा, पुराना सपना है भूल जा. न्यू रेशियो, फ्यूचर में हम प्रॉफिट कैसे लेंगे और किसी के जाने से हमारा गेन होगा. मान लो एक पार्टनर जाएगा तो हमारा गेन होगा, तो हमारा स्टूडेंट पहला काम हमेशा क्या करेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंप्यूट कर लेगा ऑलवेज. अब मैं इसके ऊपर लंबा चौड़ा भाषण नहीं देखा है, इसका मैंने मेरे यूनिट 1 में इसके क्वेश्चन मिलेंगे, बट इससे संबंधित आपको मैं कृपया एक एग्जाम्पल ही कराऊंगा. और मैंने ऐसे अपने क्लास नंबर 2 वगैरह में किया है, फिर भी एक लेंगे सर, एक लेते हैं सर, दिखाइए तो आप क्या बोले.
मान लेते हैं ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, मान लेते हैं ए बी एंड सी आर पार्टनर्स ऑफ, कहाँ के पार्टनर, ऑफ ए फर्म, ऑफ ए फर्म का एक पार्ट, फर्म किसको कहते हैं, पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द, बड़ा मजेदार चीज सिखाऊंगा है जो आप सोच नहीं पाओगे, इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ 2:1। सर ए बी सी मुनाफा बांटते हैं 2:1 पे, सही बात है। पार्टनर सी टेक्स रिटायरमेंट, पार्टनर सी ने रिटायरमेंट ले लेता है, टेक्स रिटायरमेंट फ्रॉम फर्म, या रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, ठीक बात है। सी चला जा रहा है तो बोल रहे हैं, देखिए मजेदार कहानी, सी के जाने के बाद आपको बोलता है, इसका मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा, एक क्वेश्चन दिल से सुनना, कैलकुलेट, क्या मांगा आपसे विद्यार्थी, टीचर लोग, स्कूल का टीचर बोल रहा है भैया बता विद्यार्थी या स्टूडेंट्स, कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओ सर न्यू, हाँ जोड़ दीजिए न्यू, एंड गेनिंग रेशियो। तो इसमें क्या होता है ना स्टूडेंट, कुछ बच्चे ये ध्यान नहीं देते हैं, जो मैं नोट लिखवा रहा हूँ सर ये कंटिन्यूस कॉपी में लिखना होगा, ये सीए फाइनल तक चलेगा, यही, इसके ऊपर कोई बोलेगा ही नहीं आपको थ्योरी में। चलिए सर अब बताइए जरा शर्मा, तुमसे ही पूछ लूँ कि भैया ए बी सी पार्टनर है एक फर्म का, आपको अगर थोड़ी भी डाउट है, थोड़ी तकलीफ है, सर मैं अच्छा समझ नहीं पा रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना ड्राइंग लगेगा, ड्राइंग से क्रिस्टल क्लियर होता है। ये एक फर्म है, इस फर्म के भीतर स्टूडेंट हमारे 3 पार्टनर है, ए, इधर बी नजर आ रहा है सर और इधर सी, तो ये 3 पार्टनर का नाम दिया सर ने, ए बी और सी, तो देयर आर 3 पार्टनर। रेशियो, अब मजेदार चीजें सीखिएगा मुझसे जो आप लोग इतना सोचते नहीं हो, इतना वक्त नहीं देते हो, तो इनका 2:1 रेशियो है। अच्छा ए बी सी मिलकर जो बनता है उसको हम लोग शर्मा क्या कहते हैं, फर्म, इसको कहूंगा इट्स ए फर्म, पार्टनरशिप है, इनको कहते हैं पार्टनर। अच्छा अकेले को कहा जाता है पार्टनर, जोड़ के होता है फर्म, और जिस नाम से बिजनेस करेंगे उसको कहते हैं फर्म नेम। तो फोन देखते रहना, बंद नहीं हो जाए, फर्म नेम। चलिए उधर हो जाए। चल अब विद्यार्थी देखिए मजेदार कहानी, आप लोग कहाँ गलती करते हो सुनिए। सर की स्टाइल, आपकी स्टाइल, अब देखो सर की स्टाइल में बताऊं तो 2 स्टाइल है सर। स्टाइल नंबर 1 आप ऐसे सोचिए, STYLE, सर कैसे सोचेंगे न्यू रेशियो के बारे में सर, आप ये देखो स्टाइल नंबर 1 लिखो। स्टाइल 1 है, मैं बच्चा बन के सोचूंगा कि ए बी सी 3 पार्टनर है। अब सोचिए सी हमारे घर से चला गया, ये देखो लिखा एग्जाम्पल, सी गया तो रिटायरमेंट में या डेथ में एक पार्टनर चला जाएगा, तो सी हमारा क्या ले लिया सर, रिटायरमेंट। क्लियर किए, तो सर सी हमारा रिटायरमेंट लिया। एरो देखिए, मान लो कि सी जब जाएगा तो फ्यूचर में ए और बी का रेशियो क्या होगा, इसका ना स्टाइल नंबर 1 सिखा रहा हूँ, फ्यूचर रेशियो क्या होगा, फ्यूचर में ए और बी क्या करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, तो फ्यूचर रेशियो, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ किसका, ए और बी। तो मैं खाली मंत्र बोलूंगा, आज सीख लेना, आप कभी भी मेहनत नहीं करोगे। फ्यूचर रेशियो हमेशा जो ए और बी का यहाँ अनुपात देख रहे हो, अनुपात मीन्स रेशियो 2:2, वही इनका क्या है, फ्यूचर रेशियो हो जाएगा। यानी आपको क्या करना, वेरी सिंपल, जो जाएगा उसे जाने दे, जा भैया चला जा, तो सी गया, और ये जो अनुपात तुम देख रहे हो 2:2, यही इनका न्यू रेशियो हो जाएगा। ओ सर ये न्यू हो जाएगा 2:2, सुनिए थ्योरी को, हाँ तो रेशियो हो गया 2:2 माने 1:1, तो ये इनका न्यू रेशियो होगा। लेकिन मजेदार कहानी है कि सर क्यों होता है ऐसा, क्यों। अब सोचिए यहाँ पे होता, सोचो यहाँ होता 3, यहाँ होता 2, यहाँ होता 1, और 1 वाला चला जाता तो रेशियो हो जाएगा 3:2 लिख दूंगा मैं। लेकिन क्यों सर, ऐसा क्यों होगा, हमें निकालना नहीं पड़ेगा ना, नहीं निकालेंगे, सिंपल वर्ड में सुन ले, फ्यूचर रेशियो 1:1 होगा। अब सोचते हैं क्यों, अब वाई का जवाब मैं सिखाऊं, बोला ना मैं मजेदार कहानी जो स्टाइल 1 सिखा रहा हूँ, वाई, सर ऐसा क्यों होता है, वही क्यों लिख दिया, तो वाई को सिखा दो। सर वाई
वाई का जवाब लीजिए। मान लो कि टोटल 5 रुपए का प्रॉफिट होता है, जिसमें ए 2 रुपया लेता है, बी 2 रुपया लेता है, सी 1 रुपया लेता है। सर कहाँ, यही तो 2 to 1, तो मैंने माना 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मैंने माना 5 रुपए का प्रॉफिट का बंटवारा कर दे, 2 2 1 हो गया। लेकिन अब क्या हो गया, 1 रुपया जो ले रहा था ये सी, ये हमारे घर से क्या हुआ, रिटायरमेंट लिया है। अब बताइए भविष्य में, फ्यूचर में ये 1 रुपये का प्रॉफिट अब सी को देना नहीं पड़ेगा, तो सी का मान लूंगा सर, सी का प्रॉफिट क्या होगा, किसके किसके हाथ लग जाएगा, थोड़ा बी के और थोड़ा ए के। तो ए और बी हमेशा क्या होगा, सी से कुछ लेगा। तो हम ए और बी को साधारणतः क्या कहेंगे, गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर वो पार्टनर है जो पुराने पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने में टान लेता है, हासिल कर लेता है, उसको कहेंगे गेनिंग पार्टनर। और ये बंदा कुछ देकर जा रहे हैं, तो इसको मैं कहूँगा, सी को यहाँ पे नाम देंगे। थोड़ा सुनिए, मजेदार कहानी, सुंदरता से लिख रहा हूँ, कॉपी में लिख लीजिएगा, आपके पढ़ाने का भी काम आ सकता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी सी वो पार्टनर है, यशवर्धन, सी वो पार्टनर है जो क्या कर रहा है, जो जा रहा है। हाँ क्या कर रहा है, मतलब अपना प्रॉफिट अब भविष्य में उसे नहीं मिलेगा, फ्यूचर में उसे नहीं मिलेगा। तो बता, कुछ स्लाइड दे दे सारा, फ्यूचर में उसे नहीं मिलेगा। तो यशवर्धन बोले, अबे यशवर्धन अभी बात नहीं करूंगा। तो सी अपना प्रॉफिट क्या कर रहा है, भविष्य में ए भी बड़ा खुश हो रहा है कि चल भैया सी चला जा रहा है, तो उसका प्रॉफिट जो रेशियो है वो रेशियो हमारे हाथ लग जाएगा, हमारे हाथ लगेगा। उधर भी एक लाइट है, ये फैन मत दे। अच्छा सुन, तो हमारे हाथ लगेगा। तो यशवर्धन विद्यार्थी सुनिए, सी के पास मान लो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, इसको 2 मिलता है, इसको मैंने टोटल प्रॉफिट 5 रुपये का, उसमें ये लेगा 1 रुपया, लेकिन ये तो चला गया सर, तो मैं मानूंगा ये प्रॉफिट अब भविष्य में ए और बी ले लेगा। तो यशवर्धन बताइए भविष्य में कौन लेगा, ए और बी, क्यों लेगा? क्योंकि वो सी अपना शेयर और देंगे सर। हाँ, इसका मतलब क्या होता है सर, फ्यूचर में प्रॉफिट खाली होगा। यशवर्धन फ्यूचर में प्रॉफिट खाली हो रहा है, मैंने अब इसकी जगह तो कोई आ तो नहीं रहा है, मैं आपको एडमिशन कम रिटायरमेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो भी टॉपिक्स है लास्ट में। चलिए, तो सी अपना प्रॉफिट ए बी को देगा, तो अब ए बी में एक कहानी बनती है, कौन कितना लेगा। हमेशा स्टूडेंट हमारे लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में एक कहानी है, हमारा हक कितना होगा, हक की लड़ाई सब जगह चलती है। तो ए बी लड़ बैठे, ए बी लड़ बैठा, यशवर्धन क्यों, कि उसका प्रॉफिट या तो मैं ले लेता हूं, तुम मत ले, बी बोला मैं ले लेता हूं, तुम मत ले, चलो कहाँ, लॉ, पार्टनरशिप एक्ट। लॉ कह रहा है कि लड़ाई करने की एकदम जरूरत नहीं है, आप पहले किसमें संतुष्ट या सेटिस्फाइड थे, तो 2-2 में, यानी अब फ्यूचर, मैंने पहले आप लोग क्या लेते थे, यशवर्धन बोलिए, 2-2 में लेते थे। तो अब काहे की लड़ाई, जब सी चला जाता है तो आप आपस में फाइट क्यों कर रहे हो? पहले अगर 2-2 मतलब 1-1 में खुश थे या सेटिस्फाइड थे, तो आज भी क्या होगा, उसका 1 रुपया आप दोनों क्या करो, 2-2 में ले रहे थे, मैंने पहले बराबर थे 1-1, तो आज भी क्या करो 1-1 में ले लो, तो वही होता है गेनिंग रेशियो। तो ए को बात अच्छा लगा, लॉ की बात में दम है। लॉ कह रहा है जब पहले तुम इसमें खुश था या सेटिस्फाइड था, तो आज लड़ाई मत करो, हम दखलंदाजी बीच में नहीं करेंगे। लॉ कहता है कि पहले अगर ये रेशियो था 2-2, तो आज भी उसका पैसा 2-2 में ले लो, माने 1-1 में। तो 1-1 में लेंगे तो यशवर्धन ए को 1 रुपये में से 50 पैसा मिलेगा, वही तो, और बी को 50 पैसा, ये मेरी स्टाइल से सिखाए, 50 पैसा मिलेगा। अब उसका प्रॉफिट खत्म, 0। अब भविष्य में हमारा प्रॉफिट क्या होगा, अब मैंने देखा ए कह रहे हैं सर मेरा तो 2.5 रुपया हो गया, मेरा तो 2.5, अरे ये कौन सा प्रॉफिट आया, फ्यूचर न्यू। बी कहता है मेरा 2 और 50 तो 2.5 रुपया होगा। अब ए और बी मन मन में खुद ही सोच रहे हैं कि उसके जाने के बाद हमारा नया रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो। बदल न्यू रेशियो देख ना, आप ऐसे बोलो ना, 2.5 रुपया, न्यू रेशियो को हम क्या करेंगे, काटेंगे तो 1-1 आएगा। ये देखिए, तो न्यू रेशियो वाला 2-2 माने 1-1, ऑटोमेटिक वही आएगा। ऑटोमेटिक जो पहले था 2-2 माने 1-1, तो वो क्या हो गया, अभी भी वही आएगा। मतलब हम करके इतनी जो हम सर ज्ञानबाजी किए, जरूरत ही नहीं था, आपको लर्न कर लेना चाहिए। 1-1 आएगा, 1-1 आएगा, कुछ भी कर लो। क्यों आया, क्योंकि इसका पैसा 1 मैंने ले लिया आधा, इसने ले लिया आधा, मैंने बराबर। पहले भी क्या थे, बराबर थे।
तो अभी भी 2.5 हुआ, तो ये न्यू रेशियो। अब आता है गेन कितना हुआ, गेन मैंने सी जाते समय इसे कितना देकर गया और इसे कितना, तो इसको मैं दिया 50 पैसा, इसको मैं दिया 1 रुपये में 50 पैसा, तो गेन का रेशियो क्या होगा 1:1 होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्यूचर रेशियो ए बी का 1:1 होगा और गेनिंग रेशियो भी ये जो यहाँ रहता है 2:2 वही बैठा देना, आपको निकालने की क्या नहीं है जरूरत ही नहीं है, निकाल हो रहा है जो समझ नहीं पा रहा है। तो एज बर्दन स्टाइल नंबर 1 में ये ध्यान रखना, और मैं लास्ट में नीचे लिखूंगा कि हमारा गेनिंग रेशियो क्या होगा, किसका, सी के जाने के बाद ए और बी का गेनिंग रेशियो भी क्या होगा 1:1 होगा। ये क्लियर कीजिएगा, दैट इज गेनिंग रेशियो, ये क्लियर कर लो। तो एज बर्दन बता गेनिंग, अच्छा रेशियो में निकालना, वैसे नहीं लिखेंगे 50 पैसा 50, ये तो समझाने का एक टेक्निक था, लेकिन इस स्टाइल से हम क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। मैंने स्टाइल क्या ली 2:1 है, तो मैं माना प्रॉफिट कितना है 5 रुपया, 5 रुपये में इसको मिलेगा 2 रुपया, इसको मिलेगा 2 रुपया, इसको मिलेगा 1 रुपया। 1 रुपया वाला पार्टनर क्या हो गया, चला गया। 1 रुपया वाला पार्टनर का प्रॉफिट इन दोनों के हाथ लगा फ्यूचर में। अब दोनों में लड़ाई नहीं करना है, कहाँ चलो लॉ बोलता है पहले 2:2 में खुश था तो मैंने सेटिस्फाइड थे, तो अभी भी क्या हो 2:2 में बांट लो, तो उसका 1 रुपया हम आधा लेंगे, 2:2 मैंने 1:1, तो मैं आधा ले रहा हूँ, मेरा साथी आधा ले रहा, आधा लेना कोई कहते हैं गेनिंग रेशियो 1:1 में। और हमारे साथ 2 रुपया पुराना था मेरा, अभी 50 पैसा उसके जाने के बाद फ्यूचर में मुझे मिलेगा, तो मेरा रेशियो हो गया, ये दोनों को जोड़कर कितना 2.5, उसका कितना 2.5, ये हो गया नया। तो सर कहानी तो एक हो गई, मतलब मैं मेहनत क्यों करूँगा। तो यही होता है स्टूडेंट, जब भी कोई स्टूडेंट पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, देखो मैं लिखा हूँ, आप विद्यार्थियों का ड्यूटी है कि हमें सी के जाने के बाद, आइदर बी के जाने के बाद, आइदर ए के जाने के बाद, हम विद्यार्थियों को न्यू रेशियो निकालना चाहिए और गेनिंग रेशियो। अब आता है गेनिंग रेशियो का एक फॉर्मूला दे के रखा है, तो आपको ध्यान रखना है कि गेनिंग रेशियो कॉपी में नोट में लिख लेंगे कि गेनिंग रेशियो का बुक्स में फॉर्मूला है, फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है, बुद्धि लगाएंगे। गेन तो तभी होगा, गेन माने फायदा, गेन तभी होगा जब ए का या बी का फ्यूचर वाला रेशियो क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। किसकी वजह से, सी के जाने के बाद, क्योंकि सी का प्रॉफिट हमारे हाथ आया इसका, तो हम तो सी से कुछ हमारा गेन होगा। तो गेन तभी होगा जब हम सी का प्रॉफिट क्या करते हैं अपने कब्जे में ले लेंगे, मैंने वो रेशियो हमारे हाथ में आ जाएगा, तो गेन होगा। तो गेन तभी होगा जब ए और बी का फ्यूचर वाला रेशियो, ये वाला न्यू रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा। नया वाला रेशियो हमारा ज्यादा हो जाएगा, पुराना हमारा कम रहेगा। ज्यादा इसलिए हुआ कि हम सी से थोड़ा बहुत क्या कर लिए, हाँ एक्वायर्ड कर लिए। तो गेनिंग रेशियो में हमेशा एक फॉर्मूला लिख लेना, न्यू रेशियो होगा, न्यू क्या रेशियो और माइनस क्या ओल्ड रेशियो, ये फॉर्मूला। और ये रिजल्ट किस में आना चाहिए, रिजल्ट मस्ट बी इन पॉजिटिव आना चाहिए। तो न्यू उसको कहते हैं गेनिंग रेशियो। तो हर रिटायरमेंट में सर जिसने ये चैप्टर डेवलप किया है, तो हमारे इंडिया में देख लो सर्टेन वर्ड क्यों लगता है, बच्चे सर्टेन वर्ड नहीं लिखते हैं, मुझे तो ताजुब लगता है। कीवर्ड है, नंबर लेना अगर 100 में जाना होगा तो आपको एक कीवर्ड डाल देने होंगे कि सर्टेन एडजस्टमेंट, मैंने कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं कब, रिटायरमेंट के वक्त। फॉलोइंग कौन कौन से एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट नंबर वही यही करना है, इसमें कोई खास मेहनत है नहीं, ये ध्यान से सोचेगा। तो आपको एक तजुर्बा दिए और इसके ऊपर मेरे क्लास में क्वेश्चन है। अब बताए सर मान लीजिए हमने एडजस्टमेंट इन रिगार्ड टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहला काम कर लिया, फिर सवाल में जो सी जा रहा है दूसरा काम क्या करेंगे, तो अजबदन ये मिटा दूं। अब हमारा सर दूसरा वर्ग क्या होगा, चला गया जाने दीजिए सर, हमारा क्या है जा ही सकता है, कल हम भी रिटायरमेंट लेंगे। तो नाउ अब हम कॉपी में लिखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 2। एडजस्टमेंट नंबर 2 स्टूडेंट मेरे जो मैथ में जिस तरह का हम लोग थ्योरी डेवलप किए है, बुक्स में ऊपर नीचे इधर उधर जाएगा, ये थोड़ा ध्यान देना। तो स्टूडेंट देखो मैं बता रहा हूँ, अब एडजस्टमेंट नंबर 2 लिखा हुआ है मेरे मैथ में और ये बहुत हाई लेवल पे लिखा हुआ है स्टूडेंट। तो दूसरा एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट्स इन रिगार्ड टू गुडविल, यानी रिटायरमेंट में, डेथ में, हर क्वेश्चन में आपको गुडविल से उलझना ही पड़ेगा। इन रिगार्ड टू गुडविल आज तक सर आईएससी, सीबीएसई, सीए फाउंडेशन, ग्रेजुएशन का कोई भी क्वेश्चन बना लो, सीए इंटर, तो बिना गुडविल के 1 इंच नहीं बढ़ोगे। और ये बहुत टफ भी है, धीरे धीरे जब आप और बड़े हो जाओगे तो आप सोचोगे सर गुडविल एक स्टूडेंट ध्यान रखना, सीए फाइनल का भी चैप्टर है 20 नंबर में आता है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल, वहाँ तक चलता है ये। तो स्टार्ट करते हैं सर
कि गुडविल से संबंधित कुछ काम करना पड़ता है और ये काम रिटायरिंग पार्टनर हर हाल में करवाएगा क्योंकि उसको उसमें फायदा होता है। तो ये जो एडजस्टमेंट इन रिगार्ड टू गुडविल है अभी इसमें लेकिन थोड़ा लेटेस्ट चेंज आ गया है सर। लेटेस्ट चेंज कोई मैं पहले सिखाऊंगा कि सर चेंज क्या आया। तो ध्यान से रखिएगा सर, गुडविल कोई ऐसा आइटम नहीं है कि आप सिंगल बाजार में खरीद सकते हो। जैसे होता है हम बाजार में गए एक मोबाइल फोन लिए 20,000 रुपये का मोबाइल, एक आइटम मिला, लेकिन गुडविल किसी भी दुकान में, किसी भी फर्म में, किसी भी कंपनी में सिंगल सेल नहीं हो सकता। ये लॉ कह रहा है सिंगल आइटम। मैंने समझ में आ रहा है, मैं गया दादा गुडविल दे दो ना, नहीं मिलेगा। तो गुडविल याद रखना, एक क्वेश्चन बनता है कि तब गुडविल का परचेज सेल कैसे होता है। गुडविल परचेज सेल होता है तभी ना गुडविल एक रियल एसेट्स है, वास्तव में एसेट्स है, जिसको खरीदा बेचा जाए तभी ना वो वास्तव में एसेट्स हुआ। तो सर प्रूफ कैसे करोगे, गुडविल कहाँ मिलेगी? तो ध्यान से सुनिए, जब हम गुडविल का एडजस्टमेंट्स करते हैं रिटायरमेंट में, एक तो क्यों करेंगे सर, गुडविल क्या बाजार में हम बिकती है, कभी भी सिंगल आप इसे खरीद नहीं सकते। तो गुडविल खरीदते कैसे हैं सर? मन में आया गुडविल खरीदूंगा, लैंड बिल्डिंग खरीदा, मशीन खरीदा, कैसे खरीद लूंगा? तो वो कहानी समझा दे रहा हूं। गुडविल तब मान लेना दो तरीके का हो गया, एक आप खरीदते हो पैसा देकर, मनी देकर, तो वो होता है परचेज गुडविल, और एक गुडविल वो गुडविल है जो हमने खरीदी नहीं बट हमने अपने एफर्ट से उसे मार्केट में एस्टेब्लिश किया है, क्रिएट कर लिया, पब्लिक उसका पैसा देने के लिए रेडी है, तब वो हो जाता है नॉन परचेज गुडविल। एक मैं खरीद के लाया भैया, तो खरीदेंगे कैसे सर? तब तो कोई भी खरीद के करोड़पति बन जाए, क्योंकि गुडविल में प्रॉफिट कमाने की ताकत है। तो आपको एक बेसिक नॉलेज रखना है स्टूडेंट कि जब भी गुडविल का ट्रीटमेंट करोगे तो आपके दिमाग में ये दौड़ना चाहिए कि गुडविल, मैं नोट जैसे मेरे मैट में बना है वही सिखा रहा हूँ। एक होती है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल मतलब हमने जिसे पैसा देकर क्या किया, खरीदा है, उसका कुछ कॉस्ट लगा है। और एक होती है वो गुडविल जो फर्म ने या कंपनियों ने क्या नहीं की है, खरीदी नहीं है। तो सर खरीदी नहीं है तो उसकी बात क्यों करते हैं हम? करना पड़ेगा। जो मेरा है ही नहीं मैं क्यों सोचूं? मेरे भाई फर्म में कोई बिल्डिंग नहीं है तो मैं क्यों सोचूंगा बिल्डिंग बैलेंस शीट में क्यों लिखूं, है ही नहीं मेरे पास। लेकिन ना, नॉन परचेज गुडविल का नाम बताए थे, एक और रखा गया है सेल्फ। बहुत जन इसमें कंफ्यूज होते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब जो मेरी नज़र में हमने खुद एक संपत्ति क्रिएट की है। संपत्ति इंसानी क्रिएट करता है, लेकिन पार्टनर लोग कहते हैं हमने खुद क्रिएट कर लिया, ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। सेल्फ जनरेटेड गुडविल या इंटरनली जनरेटेड गुडविल। तो बच्चों को इतना नाम याद रखना पड़ेगा स्कूल के पेपर में हमेशा कि गुडविल को सर दो भागों में हम बांटते हैं। अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोला हूं मैं, या अकाउंटिंग की भाषा में पढ़ाया, हो गया। सर परचेज कैसे करेंगे गुडविल? तो कहानी बनाता हूं स्टूडेंट एकदम इमीडिएट कि इसके लेके आपको मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस गुडविल की चर्चा होगी। रिटायरमेंट डेथ में, एडमिशन में इस गुडविल को लेकर सर बहस चला है, इसको लेकर नहीं चला है। सुनिए, परचेज गुडविल, मान लो सर एक फर्म है, फर्म ने आप समझते हो एक बिजनेस है, और इस फर्म को बाजू वाले का फर्म क्या लगा है, हर्षवर्धन, अच्छा लगा, बोला खरीद लेते हैं चल। इस फर्म में मान लो स्टूडेंट कोई होगा, अच्छा मैं खाली नाम लिखा, इस फर्म का नाम है, सपोज एक कहानी बना लेता हूँ, ये ए बी की फर्म है, ए बी सी की है, और ए बी सी को डी का फर्म बड़ा अच्छा लग रहा है, डी अकेला है यहाँ पे, एक सोल प्रोप्राइटर है भैया, क्यों घबरा रहे हो? तो ए बी सी फर्म सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है पार्टनरशिप की, क्यों ना ये डी का बिजनेस ही खरीद ले। तो क्या है वर्धन, मार्केट में बिजनेस कभी सुने हो? मैं बिजनेस खरीदने जा रहा हूँ। हाँ, बिजनेस क्या होता है? सेल होता है, परचेज सेल होगा पार्टनर। तो ए बी सी पहुंचा डी के पास, बोला भैया अपना फर्म दे दे। डी बोलता है दूंगा क्यों, एस्टेब्लिश बिजनेस है मेरा, अच्छा बिजनेस चल रहा है, क्यों देने लगा तेरे को, मैं ऐसे ही थोड़ी दे दूंगा। लेकिन इनको खबर मिली है कि इसको शायद बिजनेस सेल करना है, चला नहीं पा रहा वगैरह वगैरह, लेकिन अच्छा खासा एस्टेब्लिश बिजनेस है। तो डी ने शर्त रख दी कि देख भैया, फर्म डी कहता है मेरे पास एसेट्स 100 लाख का है और मेरी लाइबिलिटीज है बाहर वालों के प्रति आउटसाइडर्स 40 लाख की है। तो एक काम कर, तेरे को मुझसे मिलेगा क्या? तब तुम मेरा बिजनेस खरीदोगे तो डी थोड़ी मिलेगा, क्या मिलेगा तब यशवर्धन? 60 लाख का क्या मिलेगा? इसको कहते हैं नेट एसेट्स। अकाउंट्स में नेट एसेट्स, ओ सर एसेट्स लायबिलिटीज घटा देंगे। तो ए बी सी बोला भैया ला तब बिजनेस दे दे, अब ये तेरा एसेट्स मेरा हो जाएगा। हाँ,
वहाँ जितनी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, स्टॉक, डेटर सब मेरा हो गया, लाइबिलिटीज हमारे कंधे पे आ गई। लेकिन मैं आपको दूंगा कितना? फेयर प्राइस क्या होगा? फेयर मैंने उचित, तो फर्म क्या बोला? बी को, डी को कितना ले ले? 60 लाख, यही तो हो तो गया, तो मैं उसको 60 लाख दूंगा। बट एग्रीड किया है, सी बोलते हैं ना ना सर आपकी बातों में दम तो है लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं। एग्रीड हुआ है, वो बोला 1 रुपया भी मैं नीचे नहीं लूंगा। किसके? 70 लाख का। अब बताइए एबीसी को लेना ही नहीं चाहिए क्योंकि एसेट जो आ रही है, लाइबिलिटी जो आ रही है उस मुताबिक उचित वैल्यू होता है 60 लाख। बट डी की ख्वाहिश क्या है? 70 लाख, और उसने वैल्यू कितना ऑफर कर दिया? 70 लाख। इसको कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। रिटायरमेंट में कितने में मैंने बिजनेस खरीदा? नहीं बना, परचेज कंसिडरेशन कितने में? अब एबीसी को गरज है क्योंकि कारोबार अच्छा है, अगर दे देगा तो हम फैलेंगे, पैसा भी कमाएंगे, उसकी गुडविल है बाजार में। तो एबीसी बोला चल अच्छा काम कर, 70 लाख में डन कर ले, तुम 70 लाख ले। तब हम पूछेंगे एबीसी को भैया 70 किस खुशी में दिए? तो बोल रहा है बबलू सर मैं 70 लाख में मान लो कि 10 लाख उसको किसका पेमेंट कर दिया? गुडविल का पेमेंट किया है। इस तरह से एग्जाम में देखना 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि बता गुडविल का वैल्यू कितना है। बच्चा नॉलेज लेकर नहीं गया, फंस जाएगा। गुडविल 10 लाख की मानी जाएगी। इसको कहते हैं कौन सा गुडविल? परचेज। और इस गुडविल को हमारा आईसीआई का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के मुताबिक क्या कर सकते हो? हाँ भैया आंसर तो अच्छा दे रहे हो। इट कैन बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। किस तरीके से? एज एन एसेट्स। इसको क्या करने का? एसेट्स बोल के हम रिकॉर्ड करेंगे हमेशा। ये होती है परचेज गुडविल। तो परचेज गुडविल का एक एग्जाम्पल ऐसे मन से बना लेना, अगर आ जाए कुछ कहानी दे दे कि भैया गुडविल का वैल्यू, तो हम जो नेट एसेट्स लाए थे वो 60 का है, यानी वास्तव में मुझे 60 लाख मिल रहा है बट फिर भी मैंने उसको 70 लाख का पेमेंट कर दिया। तब 10 लाख को आपको मैं बार बार कह रहा हूं, इसको कहते हैं हम लोग परचेज गुडविल। क्लियर करना। कितने में है हसबंदन? ना हम कितना गुडविल की वैल्यू 10 है। इस तरह से जो लेन देन होगा इस तरह से हम गुडविल खरीदते हैं। तो गुडविल कभी भी सिंगल नहीं, ऐसे थोड़ी हुआ कि तुम गया खाली गुडविल दे देना। खाली गुडविल कांट भी सेल सेपरेटली है। मैं क्लास नंबर ये थ्योरी में आता है, गुडविल को मर्ज खरीदना पड़ता है। मर्ज मैंने जब आप बिजनेस खरीदोगे उस समय ज्यादा पेमेंट करते हो। किसी कंपनी को मैंने खरीदा उस समय मैंने ज्यादा पेमेंट किया। पूरा कंपनी खरीद रहा हूं, पूरा बिजनेस खरीद रहा हूं, अक्वायर्ड कर रहा हूं, अमालगमेट कर रहा हूं, मर्ज कर रहा हूं, तब वो ज्यादा पेमेंट को गुडविल कहते हैं। सिंगल नहीं होगा। अब यशवदन मन में आया कि तुम बिजनेस रख ले, खाली गुडविल बेच दे, क्या नहीं है? हाँ नहीं होगा। किसकी बात कर रहे हो? तो गुडविल कभी भी सेपरेटली सोल्ड नहीं होगा। तो ये गुडविल मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। आपको एक कहानी मैंने सिखा दी कि इसको हम कहते हैं परचेज गुडविल। अब परचेज गुडविल को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोला है। चूंकि आपने इसका पेमेंट किया है, पेमेंट करते हो रुपयों में, मनी वर्थ में, तो उसको आप रिकॉर्ड करना एज एन एसेट्स। हो गया। अब आ रहे हैं सर मान लीजिए कि अब हम लोग रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं, हम विषय मैंने हमारा सब्जेक्ट मैटर है नॉन परचेज गुडविल। तो स्टार्ट करें कि गुडविल के लिए रिटायरमेंट डेट, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन सब जगह आते हैं। गुडविल का ट्रीटमेंट के बिना पार्टनरशिप तो आप कुछ आगे पीछे नहीं कर सकते। तो मैं पढ़ाऊंगा नॉन परचेज गुडविल। नॉन परचेज गुडविल वो गुडविल है जो हमने खरीदी नहीं है बट हमने अपने मेहनत से, एफर्ट से क्रिएट कर ली है। क्रिएट करने वाला यहाँ पे डागा कौन है? ए, बी और सी। बाकायदा आज लॉजिक के साथ वैलिड रीजन के साथ हम पढ़ेंगे अकाउंट्स को। तो ए बी सी का फर्म है और डागा, ये तीनों बंदा बिजनेस, फर्म अभी नहीं बनी है। फर्म हमेशा मैंने खुश जैन बोला है कि फर्म आप क्या मान लो पुरानी है। मैंने कोई जरूरी नहीं है 10 है, ये एक स्टाइल से तो हमें पढ़ाना पड़ता है ना। तो ये फर्म हमारा यशवदन मैंने बोला था क्या हो गया, 10 साल बनाए हुए, हमें एस्टेब्लिश किए हुए, पिक्चर में लाए हुए, कुछ भी कह सकते हो, हमारा हो गया है। तो ये हमारे कितने साल हो गए डागा? 10 साल। ऐसे ही पढ़ाए थे क्लास 1 को। तो डागा तुम बता कि एक फर्म एबीसी ने जब बनाई होगी, जिस दिन हमारा फर्म सर क्या बोले पिक्चर में आया, हमने उसका मतलब होता है ना पिक्चर में लाए, तो उस समय गुडविल नहीं हो सकती। ये मान के चलिए उस समय आपका क्या नहीं है? गुडविल 0 है। अभी आपकी कोई पहचान नहीं है, आपका प्रोडक्ट का कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपके पास कोई स्पेशल एडवांटेज नहीं होगा मेरे हिसाब से। आपका मैनेजमेंट कितना अच्छा है, पब्लिक को भेद नहीं है, आप सेल क्या करोगे, प्रॉफिट क्या करोगे, सब अंधेरे में चल रहा है। इसलिए मैं मानूंगा गुडविल नहीं है। रिस्क ज़्यादा है,
कारोबार चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं है, लेकिन होता क्या है कि सर 10 सालों के भीतर ABC ने मान ले सर मार्केट में अपना रेपुटेशन बना लिया। रेपुटेशन इन द सेंस किस तरह से, फर्म का रेपुटेशन, फर्म की रेपुटेशन हो गई है। हम जबरदस्त क्या कर रहे हैं, कुछ अब नागा, हाँ पहले तो प्रॉफिट को लाना, हम प्रॉफिट ला रहे हैं। मतलब ABC कह रहा है बबलू सर हम लोग तो बहुत सालों से क्या कर रहे हैं, अच्छा खासा हमारा प्रॉफिट आ रहा है, पहले कम आया फिर थोड़ा बढ़ा, और इन दिनों में तो हम देख ही नहीं रहे। हमें मतलब इतना कॉन्फिडेंट है कि कभी जिंदगी में नहीं सोचे कि हमें क्या होगा, लॉस होगा। यानी यशवर्धन ABC वो फर्म है जिसको मैं कहूंगा इट्स ए ग्रोथ फर्म या प्रॉफिट ओरिएंटेड फर्म, एक्चुअल टर्म होता है। तो प्रॉफिट ओरिएंटेड किसको कहते हैं यशवर्धन, जो कुछ सालों से प्रॉफिट कमा रहा है, कुछ सालों में कभी भी पुराना नहीं देखेंगे, लेटेस्ट क्या कमा रहा है। पब्लिक लेटेस्ट पे बिलीव करता है, तेरा पुराना पे ध्यान मत देना। तो यशवर्धन जरा बताइए, लेटेस्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है कि आप हमेशा स्कूल के पेपर में देखिएगा रिटायरमेंट, एडमिशन और डेथ में कि लास्ट क्या ज्यादा से ज्यादा 5 साल का देखा जाता है। 3 से 5 है नियम, 5 से ऊपर नहीं। तो यशवर्धन ABC का हम विद्यार्थी ने देखा कि 6वें ईयर या 7वें ईयर या 8वें या 9th या 10th ईयर में इनका प्रॉफिट क्या हो रहा है यशवर्धन, क्या बोल पाएगा, क्या हो रहा है, अच्छा आ रहा है, इन लोगों का प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, ठीक है। अब प्रॉफिट अच्छा आने लग गया है तो बताए यशवर्धन, जब किसी इंसान को लाइफ में, ध्यान से सुनिएगा, जब वो सक्सेस पे चढ़ता है तो वो पूरा सब कुछ भूल जाता है। क्या भूल गया वो मालूम है, जब प्रॉफिट अच्छा आ रहा है तो इनके मन में कभी भी निगेटिव थॉट नहीं आ रही है, इनको मालूम ही नहीं है कि जिंदगी में कभी लॉस होगा। तो प्रॉफिट इनका अच्छा आने लगा, कस्टमर इनसे जुड़ गए, अटैचमेंट करना, कस्टमर को आकर्षित करना वो बड़ा काम है। तो हम लोग अच्छे टाइप के कस्टमर्स हमारे क्या हो गए, वैलिड, एक होता है ना वाजिब कस्टमर हमसे अटैच हो गए, प्रोडक्ट हमारी क्या हो गई है मार्केट में, क्या बोलते हैं उसका, गुडविल हो गई है। अब हमें कभी भी ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि लॉस होगा, हमको तो मन में यही नहीं आ रहा है कारोबार बंद करेंगे चलाते ही रहेंगे, ऐसा फीलिंग आने का मतलब ही होता है गुडविल हो गया, आपका प्रोडक्ट का पहचान है, आप अच्छा प्रॉफिट ला रहे हो, आपको अब नहीं लग रहा है कि अब कभी लॉस होगा, आपको लग रहा है सर अब तो चल ही रहा है, एकदम कंफर्ट जोन में आ गए। वही होता है कंफर्ट जोन में जब आते हैं ना, मैंने बहुत ही कंफर्ट, तो वो गुडविल का कारण हुआ, वही होती है गुडविल। तो अब इन लोगों ने तब माना जाएगा कि गुडविल क्रिएट कर लिए, वो एक एसेट्स है, उसको रुपयों में अब कैसे लाएं, तो ये गुडविल तो इन लोगों ने खरीदी नहीं है। अब समझ गए, ये तो खरीदा नहीं है, जस्ट फील हो रहा है कि हमारा भी एक रेपुटेशन है। उस रेपुटेशन को हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने, स्टूडेंट मजेदार कहानी क्या है कि गुडविल को जो आप रेपुटेशन बनाए उसको रुपयों में मेजर करने का चैप्टर को कहते हैं नॉन परचेज गुडविल, और उसको हम विद्यार्थी रुपयों में मेजर करेंगे। तो सर गुडविल कितने की बनी, किस ईयर में, हमारा 11th ईयर में। अब C क्या होगा स्टूडेंट, रिटायरमेंट लेगा। तो याद रखना कि रिटायरमेंट के समय C ये क्वेश्चन उठा लिया कि देख भैया हमारी एक गुडविल बन गई है, एसेट्स, उस एसेट्स को हम तीनों ने मिलकर क्रिएट किया है, वो जो एसेट्स है उसका वैल्यू बैलेंस शीट में देख, लेकिन बैलेंस शीट में यशवर्धन क्या नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं है, हमने खरीदी कब, अभी तो कहानी बोला, तो वो गुडविल तुम्हारा रिकॉर्डेड है नहीं, चीज समझ गए आप। अब उस गुडविल का तब हमें क्या करना पड़ेगा, रिटायरमेंट के वक्त, एडमिशन के वक्त, चेंज इन PSR के वक्त, जो चैप्टर है पार्टनरशिप के खास का, वहां पे उस गुडविल का विद्यार्थी को वैल्यूएशन करना पड़ता है कि ABC फर्म ने जो गुडविल बनाई वो कितने रुपए की है। गुडविल को रुपयों में बदलना एक कला है, आर्ट है, इसीलिए चैप्टर CA फाइनल में रहता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आप करोगे कैसे, बड़ी बड़ी फर्म का, तो सर गुडविल की वैल्यू एक एक्सपर्ट बंदा ही कर पाएगा कि उसकी गुडविल की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि एक एक फर्म का हजारों फर्म है। जैसे स्टेट बैंक पूरे इंडिया में है, तो स्टेट बैंक की गुडविल कितने की है, उसको मेजर कैसे करें सर, हम वही कहानी में पढ़ाऊंगा। तो सर गुडविल की वैल्यू कैसे मेजर करेंगे, तो हमारे लिए हमारा अकाउंटिंग सिस्टम इतना फर्स्ट क्लास बना है कि गुडविल मेजर का सर हमारा कुछ स्टैंडर्ड तरीका है, वही मानना पड़ेगा। तुम अपनी मनमानी नहीं करेगा कि मेरी गुडविल 5 लाख की है, तो सर वो स्टैंडर्ड तरीके के हिसाब से हम गुडविल का वैल्यू करेंगे, याद रखिएगा हर सम्स में। और अगर स्कूल के पेपर में गुडविल की वैल्यू देती है तो मान लेना आप बच गए, मान लेना आप बच गए, नहीं तो गुडविल की वैल्यू करनी पड़ेगी। और हम लोग जो वैल्यू करते हैं, कभी भी मैं बार बार कहूँ, वो नॉन परचेज गुडविल है। आप जिसका वैल्यू निकाले वो आपने खरीदी नहीं थी, वो आपने बनाई है। और गुडविल बनाने में आपका एफर्ट लगता है, रॉ मटेरियल नहीं लगता है कि बाजार से खरीदो, तो उसका वैल्यू निकालना पूरा आर्ट है। तो वही गुडविल हमें स्टूडेंट उसका वैल्यू निकालना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, वो जो गुडविल बन गई उसमें C अपना हिस्सा लेके जाएगा, क्लियर करना। यशवर्धन बोलिए,
अब सी बोलता है मैं फर्म छोड़ूंगा तो उस एसेट्स का, जैसे घर में बंटवारा होता है कभी कभी संपत्ति का, अब भाई बहन में बढ़ती है, तो सी बोला मेरा हिस्सा दे दे, तुम लोग अपना बिजनेस कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मेरे को मेरा गुडविल का वो एसेट्स का हिस्सा तुम लोग कर देना और मेरे नाम से वो पैसा दिखा देना कि मेरा इतना गुडविल में बनता है। क्योंकि बनाते समय हम तीनों ने बनाई थी, तीनों मिलकर एफर्ट लगाए थे। तो क्वेश्चन बनता है कि सर हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे, याद रखिएगा। तो अब आता है सर गुडविल की वैल्यूएशन मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आपको ब्रीफ दे दूंगा कि आपको हमेशा ये चैप्टर, क्योंकि बिगिनिंग में पढ़ते हैं तो बच्चे इतना डिटेल, तो गुडविल का वैल्यूएशन का प्रिस्क्राइब्ड मेथड हमारे सर इंडिया में है कौन सा? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल वैल्यूएशन कर सकते हो। सर इससे पसंद नहीं आया या ये ना मैं ऐसे आज में थोड़ा वैसा, एक आपके पास इसमें भी आंसर आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपको याद दिला रहा हूं कि गुडविल वैल्यूएशन के ये तरीके स्टैंडर्ड है, ये फॉलो होता है हमारे इंडिया में, लेकिन आपको आज नई नई चीजें बता दूंगा कि कौन कौन सा मेथड पे सर ड्रॉबैक्स आ गए हैं। तो आजकल बहुत जन मानता नहीं सर ये सब बकवास कहानी है ना, वजूद है इसका। फिर सुपर प्रॉफिट, ये मालूम है इन दोनों से ये पॉपुलर है, तो गुडविल का वैल्यू इसमें भी निकाल सकते हो। फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ AVERAGE एवरेज प्रॉफिट पे भी निकाल सकते हो, और कैपिटलाइजेशन इसको मैं जैसे पहले पढ़ाया था, अभी मेरा उद्देश्य आपको बेस कर ऑफ 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 सुपर प्रॉफिट। तो इतने मेथड सर सब में अलग अलग आंसर आता है, इन दोनों में सेम आएगा, बाद बाकी अलग होगा। तो ओ सर अब सी किसी एक मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन कराएगा स्कूल के पेपर में कि भैया सिंपल एवरेज पे विद्यार्थी करके सी को हिस्सा दे, तो सब में अलग अलग आएगा, इसमें अलग इसमें अलग इसमें अलग, इन दोनों में सेम आता है। और एक एन्युटी मेथड भी है, तो हमें गुडविल की वैल्यू करनी पड़ेगी। सर ये मैं पढ़ा नहीं हूँ तो भैया रिटायरमेंट क्यों पढ़ रहे हो, उसको तो पहले रिकॉल कीजिए, बैक में जाकर देखिए, मेरा यूट्यूब में इसका क्लास बहुत सा दिया हुआ है, 5-6 एक बार रिकॉल सुन लेंगे बैठे बैठे। चलिए तब गुडविल में आप किसको हिस्सा देना है हमें? ये कौन सी एसेट्स है जो हम खरीदे थे ना, बनाए थे, और उसका वैल्यूएशन हमने अपनी मर्जी से किया ना, स्टैंडर्ड नियम के अनुसार, स्टैंडर्ड रूल्स है सर, इसमें मनमानी नहीं है। आप किसी हाँ, लेकिन फिर भी डाउट उठता है कि 5 मेथड में 5 अलग अलग आंसर आते हैं, विचित्र लगता है सर, क्यों होगा? गुडविल है तो वो उनका फैसला है कि हम किस मेथड से वैल्यूएशन करेंगे, इससे में क्या फर्क है सर, वो अपना अपना मेथड है, तरीका है, लेकिन पॉपुलर है कौन सा? हाँ ये पॉपुलर है मेरे हिसाब से, लिखना नहीं है स्कूल के पेपर में। अब आता है सर एवरेज, ये एवरेज मेथड है, एवरेज में 2 होते हैं, सिंपल और वेटेड। चलिए सर गुडविल का वैल्यूएशन मैं करना नहीं पढ़ाऊंगा सर। अब आता है गुडविल की वैल्यू आ गई, हाँ अब उसमें सी का हिस्सा देना, मैंने एक संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। लेकिन सोचो ABC का जो फर्म है, डागा किसका? ABC फर्म ने ऑलरेडी लोचा करके रखा है। लोचा माने ये लोग जो बैलेंस शीट बनाया है, ये लोग इन लोगों ने जो बैलेंस शीट बनाई है उसके भीतर क्या एसेट्स में क्या किया है? गुडविल। हमारे स्कूल वाले पेपर में लो सर गुडविल ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तब डाउट आएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि गुडविल हम खरीदते नहीं है, हमने पैसा नहीं लगाया, तो रिकॉर्ड कैसे होगा? आएगा ही नहीं। तो ये कौन सी, तब सर गुडविल आएगी क्यों नहीं? क्योंकि गुडविल हमारा सर हम तो क्रिएट किए थे, और बुक्स में कभी भी क्या नहीं हुआ, रिकॉर्ड नहीं होता। नॉन परचेज की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉन परचेज गुडविल। लेकिन ABC के फर्म में हम विद्यार्थी देख रहे हैं कि गुडविल लिखा हुआ है, तो मान के चलना कुछ भी नहीं बोलेगा तो ये स्टूडेंट क्या है मालूम है? ये खरीदा नहीं है, कौन सा है ये? नॉन, यानी इन लोगों ने गुडविल क्या किया, अपने बुक्स में एसेट्स के तौर पे एसेट्स बोल के रिकॉर्ड कर दिया है। तो याद रखिएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोला है कि गुडविल अगर आप खरीदते हो, परचेज गुडविल है, तो उसको रिकॉर्ड करना जिसको तुम खरीदा है पैसा देकर, मनी और मनी में, अन्यथा कभी भी रिकॉर्ड मत करना, क्राइम मानेंगे हम, क्राइम है। तो ये लोग क्या कर दिया इस बदन? हाँ क्राइम है एक तरह का सर, मैंने रूल्स के क्या है खिलाफ है, तो आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो। तो यजबदन ध्यान रखना कि ये जो गुडविल यहाँ पे है, हम विद्यार्थी कहेंगे एज पर AS 26 क्या कर देंगे, इस गुडविल को पहले राइट अप करने हैं, यहाँ से एंट्री स्टार्ट करवाऊंगा, राइट अप करके फिर आज की वैल्यू क्या है, ये पुराना होगा कोई नहीं समझा,
आज की गुडविल की वैल्यू क्या है वो निकाल लेंगे इस मेथड में कोई भी एक, और उसमें सी का हिस्सा सी को दे देंगे जिससे वो खुश रहे, तो उसको कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट डेथ। दोनों में ये चलता है, आपको ध्यान रखना उस गुडविल का हमें रिकॉर्ड कैसे करना है। ये वाला नहीं है तो हटा दूंगा। तो इसका गुडविल का ट्रीटमेंट का स्टूडेंट मेरे मैट में, मैंने मैट में जिस तरह से लिखा है उस तरह से आपको दिखा दे रहा हूँ स्टूडेंट। ये एकदम मान लो स्टैंडर्ड नोट है, आपको वो देख लेना होगा ध्यान से। तो स्टूडेंट मैं दिखा रहा हूँ, आप खाली ध्यान से देखना कि कैसे मैंने लिखा है। उसमें एक तो अपनी लैंग्वेज में मैं लिखा हूँ और एक सर मैं इसके हिसाब से दिखा रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा देखना स्टूडेंट। देखो अब मैं दिखा रहा हूँ, आप खाली सुनते आना कि सर मेरा कैसे नोट बना हुआ है। मेरा नोट बना हुआ है स्टूडेंट, पहले ही लिखा हुआ है एज पर AS 26 इफ एनी गुडविल एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ दैट शुड बी राइट ऑफ। राइट ऑफ मतलब इसको बाहर निकाल कर क्या करने का, जीरो, इसको बाहर भगा देना है, तो इस गुडविल को आप हटा दोगे। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत स्टैंडर्ड वे में अगर लिखना है तो देखो मेरा कैसे लिखा हुआ है, इसमें क्या क्या जनरल एंट्री बनेगी रिटायरमेंट के समय जब सी जा रहा है। तो पहला एंट्री इफ एनी गुडविल में लिखवाऊंगा अगर रिकॉर्डेड है, तो आप लिखते चलो इसमें देखना। मैंने लिखा है अपने मैट में राइट ऑफ मैंने डागा क्या करना, हटा देना, खत्म करना, वजूद हटा देना, इस तरह का कह रहा है कुछ। राइट ऑफ गुडविल, राइट ऑफ क्या गुडविल इफ एनी इधर जगह रखेंगे, राइट हैंड साइड में जनरल एंट्री बनेगी। इफ एनी अपीयरिंग मैंने हमें दिखाई दे रहा है, अपीयरिंग कहाँ पे, इन द बैलेंस शीट। ये क्राइम हो गया। तो इस गुडविल को, जो गुडविल गलत समझी, जो गुडविल हमारे कहाँ दिखाया हुआ है, बैलेंस शीट के एसेट्स में। एक छात्र बोला सर मैं तो बहुत ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ, मैं अकाउंट्स उतने दिल से 11 में भी नहीं पढ़ा था। तो ध्यान से सुनिए, ये बैलेंस शीट है, इधर में क्या रहेगा, गुडविल रहेगा यहाँ पे ऐसे। इस गुडविल को अगर एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में चेंज, तो इस गुडविल को आप बिना सोचे समझे हटाएंगे, क्योंकि गुडविल आपने खरीदी नहीं है, बिना खरीदे आप यहाँ पे कुछ लिख नहीं सकते, आपने उसके लिए मनी या मनी में पेमेंट। तो इस गुडविल को जब हटाऊंगा तो ये एसेट्स है, हटाने का मतलब डागा क्या हो रहा है, जीरो करने का है ये। तो गुडविल नीचे जाएगी। मैंने क्या पढ़ा है, संपत्ति घटे तो क्या करना, तो गुडविल को क्रेडिट। देखो नीचे लिखा है मेरा टू गुडविल अकाउंट, और ऊपर आएगा तीनों पार्टनर का नाम। तीनों में कौन कौन, ABC। मान लेता हूं मैं 3 पार्टनर है, तो मैंने लिखा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। बहुत जना इस जनरल एंट्री को लेके बहुत कंफ्यूजन में रहता है। लास्ट तक वो बना तो लिया, वो बोला उसके मन में एक सेटिस्फेक्शन नहीं है कि ये सब क्यों करवाया, हमारी सर अकाउंट्स के नियम ने ऐसे बनेगा। और ये गुडविल हमेशा क्या होगा, किस रेशियो पे जाएगा, ओल्ड रेशियो। यही तो गलती कर दोगे ये ऑर्डर। तो सर ये क्यों हटा दिए, तो इस गुडविल को मैंने, आप नोट लिख देना, राइट ऑफ किए किसके अनुसार, एज पर किसके अनुसार, AS 26 बोला है। AS 26 गुडविल के ऊपर वहां पे लिखा हुआ है कहानी, तो लिखा है गुडविल आप लोग हटा दीजिएगा। तो पहली एंट्री क्या होगी डागा, कोई भी पार्टनरशिप में गुडविल है तो विद्यार्थी हमारे उसे आंख बंद करके हटा देंगे। फिर जो जा रहा है, ये हट गया, बात सही है, जो जा रहा है 10 साल बाद सी, वो बोलता है भैया जो गुडविल हमने बनाई, जो कस्टमर बन गए, प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, तो वो गुडविल का वैल्यू कर, तो वैल्यू इन प्रेस्क्राइब्ड मेथड पे करेंगे। प्रेस्क्राइब्ड मैंने जो लिखा हुआ है, जैसे डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन देता है उस तरह से, तो ये प्रेस्क्राइब्ड मेथड पे आपको गुडविल की वैल्यू करनी है, ABC को जो पसंद आए, और C को उसका हिस्सा देने का है। तो हम इसके बाद गुडविल की क्या करेंगे, वैल्यू करके किसको हिस्सा देंगे हम लोग, डागा। हाँ, तो 2 नंबर एंट्री होगी, C का जो हिस्सा होगा गुडविल का, उसके लिए सर नोट लिखवा रहे हैं। देखिए, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, टॉपिक्स है क्या, फॉर डागा क्या, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल थ्रू। लेकिन हमारा नया जो AS 20 है उसमें बोला है गुडविल 1 नहीं आएगा, थ्रू किसके थ्रू करेंगे, थ्रू कैपिटल अकाउंट, और कभी कभी करेंट अकाउंट बढ़ाएगा। अब एक छात्र बोला ये एंट्री कॉपी में लिख लें, अब गुडविल का हम क्या करेंगे, C को हिस्सा देना है। कौन सी गुडविल, जो हमने बनाई है। तो C बोला ABC में, C AB को बोला देख भैया मैं तो फर्म छोड़ रहा हूँ, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, यहाँ पे C मेरा रिटायरिंग पार्टनर है, वो बोला मेरे को गुडविल का क्या कर, हिस्सा दे दे।
मेरा जो संपत्ति बनाई तो तीनों ने बनाई, तो मेरा बंटवारा कर, बंटवारा में मेरा जो हिस्सा है मुझे दे, तुम लोग को आगे क्या करना है। वो लोग बोला, ए भी बोलता है हम अभी लेंगे ही नहीं, हमें तो बिजनेस क्या करना है, चलाना है, तो हम क्यों लेंगे, तुम अपना ले और निकल, तो हमको सी को देना पड़ेगा। यानी रिटायरिंग पार्टनर क्या होगा, मैं ऐसे नोट लिखवाया है सी का, ये कौन सा पार्टनर है, हमारे छात्र लिख लेंगे कॉपी में, कौन सा, यहाँ पे ऑलवेज क्या होगा, ये रिटायरिंग पार्टनर। और अब रिटायरिंग पार्टनर को जो एज बर्डन गुडविल में हम हिस्सा देंगे, जो भी अमाउंट, तो सी की कैपिटल बढ़ रही है, सी खुश हो रहा है जाते समय कि चल जो गुडविल मैंने बनाई उस संपत्ति में मेरे को मेरा हिस्सा मिल गया, ऐड हो गया। लेकिन यार ना, ये पैसा किसको देना पड़ेगा, ए और बी को देना पड़ेगा। तो ए और बी भी चालाक है, घर से नहीं लाते हैं, वो अपनी कैपिटल से निकाल के उसकी कैपिटल में ट्रांसफर करवा देंगे। इसीलिए आजकल नया कॉन्सेप्ट आ गया, आपको इसको कैपिटल अकाउंट के थ्रू करना पड़ेगा। लेकिन मैं जब पढ़ता था कैपिटल अकाउंट के थ्रू नहीं था, अभी चेंज किया है 2013 के बाद। तो ध्यान रखिएगा कि अब गुडविल की एक विचित्र टाइप की एंट्री आ गई, ए और बी घर से पैसा नहीं लाएगा, डाका क्या करेगा, अपनी कैपिटल से उसको, बोले तुम खुश रहे, तेरी कैपिटल बढ़ा दिए, तो गुडविल का हिस्सा तेरे कैपिटल में ऐड कर दिया, तो अब तुम क्यों चिल्ला रहा है, हम अपने कैपिटल से निकाल के उसकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो ऊपर क्या आएगा, बी। लेकिन ये तभी पॉसिबल है खुश जैन जब ये दोनों क्या होगा, गेनिंग पार्टनर होना चाहिए। माने सी के जाने के बाद ए और बी का मुनाफा बढ़ना चाहिए, तो वो गेनिंग रेशियो में करेंगे। मान ले सी अपना प्रॉफिट जाते समय क्या किया था, ए को ही दिया था, तो बी का नाम यहां नहीं आएगा। चीज समझिए, चीज ये यहीं पे गलती होगा, ये ओल्ड रेशियो पे है, हटाने का काम ओल्ड रेशियो पे। लेकिन जब देखें, और यहाँ पे करेंट अकाउंट भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कि आप कैपिटल किस मेथड से एडजस्ट कर रहे हो। तो आप लोग एक बार स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, अब इसका नरेशन भी मेरा इसमें मैथ में स्टूडेंट लिखा हुआ है कि इसका नरेशन कैसे लिखे। तो मेरा लिखा हुआ है बीइंग द एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ऑन रिटायरमेंट, बीइंग द एडजस्टमेंट मेड। तो हमारा एज बदन क्या गया, रिटायरमेंट में कितने काम करने हैं, पहले तो न्यू रेशियो निकालो, गेनिंग रेशियो निकालो, फिर गुडविल की वैल्यूएशन कीजिए, वैल्यूएशन के बाद वाजिब क्या करो, इस तरह का जनरल एंट्री बनेगा। अगर गुडविल पहले से है, आंख बंद करके उसको हटा देने का, उसका वैल्यू जीरो करने का। और जो नॉन परचेज गुडविल की अभी हम वैल्यू निकालेंगे, उसमें किसका हिस्सा, सी का हिस्सा गुडविल में मिलेगा। मान ले गुडविल अगर 1 लाख की है तो 1 लाख नहीं देंगे, जितने का वो पार्टनर है। मान लो 1 लाख में वो 20% का पार्टनर है, तो उसको 20,000 रुपये यहाँ डाल देंगे, और बाद बाकी गुडविल हम फ्यूचर में क्या कर लेंगे, तो वो तो फ्यूचर में हम अभी क्यों लेंगे, हम बंटवारा अभी नहीं लेंगे, घर तुम छोड़ रहे हैं, हम थोड़ी छोड़ रहे हैं, घर कह रहा हूं मैं फर्म को। तो हम लोग संपत्ति का बंटवारा जब हम लोग निकलेंगे तब देख लेंगे, तुम अभी अपना क्या कर, लेके निकल जा। और हम लोग अपनी कैपिटल को क्या कर दिए, घटा दिए, अपनी कैपिटल से उसकी कैपिटल बढ़ा दिए। ये बहुत ही अलग टाइप का एंट्री दिया है। तो सर आप बोले थे, आप जब पढ़ते थे तो अलग नियम था। हाँ, हम लोग जब पढ़ते थे, विद्यार्थी सुनना, हमें किसको पैसा देना है, गुडविल का। तो उस समय एक वर्ड आता था गुडविल अकाउंट डेबिट, मैंने हम गुडविल अपनी बुक्स में क्या कर लेते थे, रिकॉर्ड कर लेते थे और दिखा देते थे कि गुडविल में सी का हिस्सा। लेकिन अभी AS 26 बोला है कि गुडविल जब तक आप खरीदोगे नहीं, मनी या किस में, मनी वर्थ बोला हूं, मनी या मनी से मिलता जुलता कुछ और खरीदोगे तब गुडविल वर्ड आएगा, अन्यथा गुडविल आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो AS को सम्मान देने के लिए हम लोग क्या करते हैं आजकल, अब गुडविल वर्ड यहाँ नहीं लाते हैं, इस तरह से बना लेंगे। क्लियर करना है, अकॉर्डिंग टू AS 20, इससे गुडविल वर्ड नहीं लाना है हमें। गुडविल आने का मतलब तुम वो गलत काम कर रहे हैं, ये चीज़ सोचना, बहुत ध्यान से सोचना होगा। अब हमारा तब 2 काम हो गया सर इसका ना ये गया। उसके बाद आता है सर कि सर ये काम होने के बाद मान लीजिए कि रिटायरमेंट और डेथ में डागा क्लास नंबर 1 जब हम अभी पढ़ रहे हैं मान ले, तो अब क्या करेंगे। तो आज जो पढ़ाऊंगा ना थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जो मैं पहले नहीं लिया था, आज मैं पूरा अपना नोट लाया हूँ। तो सर अब हमारा एडजस्टमेंट नंबर कितना हो गया, खुश, सी गया है ना, मैं ABC करके लिखवा रहा हूँ। तो अभी इसमें देखो क्या क्या चेंज आया है इस साल। सर आप ध्यान रखिएगा कि रिवैल्यूएशन का जो चेंज है, आज बता दूंगा रिवैल्यूएशन कैसे करने बोला है लोग, आप देखो ना खाली कैसे बोला है। अब आता है कि सर जब भी कोई डागा पार्टनर क्या हो रहा है, कौन कौन, ABC एक फर्म के क्या है, पार्टनर है, और इससे हमारा सी जा रहा है, और इनका रेशियो है 2:1 और रिटायरमेंट कौन लेगा, सी ले रहे हैं, एरो दे दिया हूं। तो सी जाते समय इनकी बैलेंस शीट बनी होगी कब,
ये लोग का फर्म बने हुए कितना दिन हुआ है? मैंने बोला है मान लेना कि सर आप लोग को तो कंफ्यूजन फिर हो जा रहा है कि फर्म बने हुए हम लोग एजबर्दन हमेशा सर एक स्टाइल लेके चल रहे हैं क्या कि हम हमेशा ही मान लेंगे कि मान लो ये 10 साल पुरानी फर्म है और जिससे कौन खुश चला जाएगा, तो ये मैं फिर लिख दिया, नहीं तो क्लियर नहीं कर पाओगे। अब देखो आज 2 नियम बताऊंगा। सी 10 साल तक फर्म में था। अच्छा डागा, जिस दिन हम फर्म स्टार्ट किए वो फर्स्ट ईयर हुआ और आज कौन सा ईयर है? और 11th ईयर के बिगिनिंग में सी बोलता है भैया इस फर्म से मैं तो चला, ठीक है जाओ आप। लेकिन सी जब जा रहा है तो उसके पहले हर ईयर का ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना होगा। तो 10वें साल का यशवर्धन बैलेंस शीट किस ईयर का? 10th ईयर का बना होगा। वही तो 10th ईयर के बैलेंस शीट में हमें मालूम ही है कि हम चूंकि आईसी सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं तो हम समझते हैं कि इधर एसेट्स है इधर क्या है। लेकिन एबीसी ने फैसला क्या लिया कि हम अपनी सी के जाने के पहले, बाद नहीं क्या पहले सारी एसेट्स और लायबिलिटीज जो हमने यहाँ पे क्या करके रखी है, रिकॉर्ड करके रखी है, उनका फिर से रीवैल्यूएशन करेंगे। तो हमारा सर एडजस्टमेंट नंबर सी क्या होता है, ध्यान से सुनेगा। अपने कोई भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन है तो आपको ऐसे लिखूंगा, नोट में मेरा ऐसे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट्स, इस तरह से लिखाया हूँ मैं, मेरा अपने मैट में नोट ऐसे लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट वर्ड ला के लिखा रहा हूँ, सबको एडजस्टमेंट करना होगा। क्या करेंगे डागा, 10th ईयर में जब सी जाएगा तो हम अपनी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करेंगे। तो लिख रहा हूं मैं एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, और या फिर किसका लॉस, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। अराइजिंग माने जो हमें होगा एबीसी को, या तो प्रॉफिट होगा या क्या लॉस, अराइजिंग होगा। क्यों हुआ? ऑन द, किसकी वजह से हुआ? रीवैल्यूएशन ऑफ किसका? ऑफ एसेट्स, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये क्लियर करना बहुत ध्यान से। तो इसका ना हर्षवर्धन क्या हो गया कि जब सी जा रहा है तो एक काम और करेंगे, डेथ और रिटायरमेंट दोनों को ध्यान रखना। हर्षवर्धन बताना ए बी सी मिलकर अब क्या फैसला लिया कि हमारी जो बैलेंस शीट हमने 10th ईयर में बनाई होगी वो बन गई, और ये बिगिनिंग में 11th ईयर के बिगिनिंग में जा रहा है। एकदम मान ले बैलेंस शीट दिसंबर में बना तो बंदा Jan 1 में जा रहा है, हम ये मान रहे हैं। तो बैलेंस शीट स्कूल के पेपर में दी है, लेकिन हम सारी एसेट्स का वैल्यू डागा चेंज करेंगे और लायबिलिटीज का चेंज करें। तो वो चेंज करने से प्रॉफिट या क्या होगा? लॉस होगा। वो प्रॉफिट लॉस हम आपस में बांटेंगे। खास करके ये किया जा रहा है किसके लिए? सी के लिए। मेरा क्वेश्चन है, हम 5वें साल में रिवैल्यूएशन क्यों नहीं किए थे तब? क्योंकि कोई जा नहीं रहा था। हाँ ना, तो रिवैल्यूएशन आपको गवर्नमेंट हमेशा नहीं करने देती। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है भैया रिवैल्यूएशन रोज रोज मत कर। अभी कुछ नियम बदले हैं एकदम लेटेस्ट अकाउंटिंग सर इंड एएस में, छोड़ अभी की बात करते हैं। अभी जो तो रिवैल्यूएशन आप रोज नहीं करोगे। रोज किसी एसेट्स को बढ़ाने घटाने से क्या होगा सर? आपको तो वो एसेट्स बेचनी नहीं है, आपको तो वो एसेट्स, आप तो बिजनेस कैरी ऑन करोगे। तो आपका दाम एसेट्स का बढ़ रहा है घट रहा है, हमारा गवर्नमेंट कहता है भैया क्यों दिमाग लगा रहा है? तो मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तुमको बेचना ही नहीं है, तो जब बेचेगा तब वैल्यू में उलझना। अभी क्यों उलझ रहा है? जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हमें बेचनी नहीं है, तो इस बदल लैंड एंड बिल्डिंग मैंने एग्जाम्पल में क्या बोला था कि ये लोग फर्स्ट ईयर में मान ले 1 लाख में खरीदा था, कौन? ए बी सी। तो यहाँ पे लैंड क्या रहेगा? 1 लाख ही रहेगा। कितने साल बाद? जबकि विचित्र ये लगता है कि सर इंडियन इकोनॉमी में तो इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, दोनों ही हो सकता है। तो इन्फ्लेशन होगा तो बढ़ेगा, डिफ्लेशन होगा तो घटेगा। तो सवाल उठता है, हम एबीसी से पूछेंगे भैया लैंड उस दिन की बैलेंस शीट की पिक्चर में ये सही लग रहा है 1 लाख, लेकिन तुम बना रहे हैं 10वें ईयर में, तो कुछ बताना। तब हमारा इंडियन बैलेंस शीट जो बनता है ना, ये बहुत हद तक ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं दे पाता है। बैलेंस शीट सर आपको एकदम एक्चुअल पिक्चर नहीं देता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि आप लैंड का वैल्यू मत बदलो, एएस कहता है मत बदल। क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि हमारे देश ने एकदम मैंने क्या बोल दिया है कि आपको अकाउंट्स जब भी बनाओगे तो आपको क्या करना है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। ये काम आएगा थ्योरी में, जितने में खरीदा वही रिकॉर्ड कर। तो एसबदन बता हम लोग बदलते क्यों नहीं है लैंड का वैल्यू एबीसी? क्योंकि गवर्नमेंट ने ये भी बोला, समझाया है कि तेरे को बेचना नहीं है, बेचोगे नहीं तो आप यहाँ पे लैंड को बढ़ा क्यों रहे हो? अभी वो प्रॉफिट आपको हुआ नहीं है तब। तो ये वर्ड याद रखना होगा। क्या याद रखना बोलते? खुश क्या बोले? मैंने एक स्टूडेंट को पूछेगा व्हाई लैंड इज नॉट रिवैल्यूड, व्हाई
हाँ, इन स्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग इन इट्स प्राइसेस, इसका प्राइस बढ़ रहा था तो आपको तो बढ़ावा लिखा तभी ना ट्रू पिक्चर आएगा, लेकिन ट्रू पिक्चर तो आ नहीं रहा है। तो एज इसके लिए वजूद दिया है कॉस्ट कॉन्सेप्ट कि बोलता है कि ये संपत्ति जब तेरे को बेचना नहीं है आपको, तो इसका वैल्यू क्यों बढ़ा रहा है। बढ़ाने का मतलब आप इधर बढ़ा दोगे तो इसका ना आपने क्या किया, अपने बुक्स में उस प्रॉफिट को रिकॉर्ड किया है जो हुआ नहीं है और फ्यूचर में होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इतनी जल्दीबाजी क्या आपके दिमाग में आ रही है। सामान बिका नहीं है, प्रोडक्ट बिका नहीं है, एसेट्स बिकी नहीं है, प्रॉफिट पहले ही क्यों रिकॉर्ड कर दिया। तो इसीलिए ना हमको भी अच्छा लगा बात कि आज बढ़ जाए कल घट जाएगा फिर, तो इसीलिए क्या होगा, हम रीवैल्यूड अमाउंट को कंसीडर नहीं करते। बहुत जगह कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे बनाना है क्योंकि आपको बेचने का बहुत जगह ये देखा गया है, बहुत जगह। तो इसीलिए क्या करना है, अब सी को ये खबर मालूम है, ये सब वो रूल्स बंदा जानता है, तो सी बोला देख भैया छोड़, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस दिन मैं निकल रहा हूं, जिस दिन मैं जा रहा हूं 10 साल बाद, ये लैंड 1 लाख की मुझे पक्का खबर मिला, अब इसका मार्केट वैल्यू 10 लाख हो गया है। तो ये लैंड इन 10 सालों में क्या हुआ, कितना 9 लाख की लैंड की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो बढ़ा तो मेरे रहते, अब बिकेगा भी नहीं, मुझे मालूम है तुम लोग बेचोगे नहीं, फर्म चलाना है, तो मेरा हिस्सा मुझे दे देना। मतलब वो जो प्रॉफिट नजर आ रहा है उसमें मेरा जो हिस्सेदारी बनता है 2 to 1 मतलब 1/5, तो वो जो बढ़ गया खाली उतना पैसा तुम लोग को मत बेचना, तुम्हें प्रॉफिट लेना नहीं लेना तुम लोग सोच, बट मेरे को मेरा हिस्सा दे के मेरा कैपिटल क्या कर दो, इंक्रीज करो। तो इससे ना रिवैल्यूएशन करना ही पड़ेगा, भले प्रॉफिट हो या क्या हो, लॉस हो। तो बंदे नहीं करेंगे तो सी को जाते समय हम उसका ट्रू क्लेम देगा। आज मैं थ्योरी में लिखा हूं उसको ट्रू पैसा देना है, तो ट्रू पैसा नहीं निकला, लॉ बोलता है ट्रू दीजिएगा, उसको जो रियल वैल्यू है वो दीजिए उसको उस दिन का, इसे रिवैल्यूएशन करेंगे। और खुशी क्या होगी सी को, रिवैल्यूएशन करने से जो वैल्यू बढ़ जाता है, 9 लाख बढ़ा, जो प्रॉफिट हुआ उसमें ए बी सी तीनों मिलकर वो प्रॉफिट क्या करेंगे, ले लेंगे। इस तरह से बैलेंस शीट भी काफी ट्रू पिक्चर दिखाने लग जाएगी। और उसके जाने के बाद हम लैंड को बदलकर अब नए बैलेंस शीट में कितना लिखेंगे, 10 लाख। तो ये होता है सर, रिवैल्यूएशन करने के बाद आपको एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू भी बैलेंस शीट में बदल देना होगा और प्रॉफिट लॉस एबीसी में बांट देना। प्रॉफिट भी हो सकता है और क्या, ये ध्यान रखना। तो ये काम जब करते हैं ना, तो इसका 3 मेथड आ गया सर, एक नहीं कितने, 3। मैंने जो कराया था वो आएगा कि नहीं आएगा मैं नहीं जानता हूं। तो सर रिवैल्यूएशन करेंगे कैसे, वो ध्यान रखना होगा। लॉजिक बताया क्यों करूंगा, अन्यथा सी को नुकसान हो जाएगा। और सी के जाने के बाद हम लैंड की वैल्यू को बदल कर रीवैल्यूड अमाउंट में लिखेंगे, कितना, 10 लाख लिख देंगे। और सी भी खुश है, ए बी सी बोला चलो एक बार झंझट खत्म हुआ, और बैलेंस शीट भी काफी हद तक ट्रू पिक्चर दिखाने लगेंगे। इसलिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है आप रीवैल्यूएशन कर लेना एसेट्स और किसका, लायबिलिटीज का, और करके उसका प्रॉफिट लॉस बांट देना है। आपको ये ध्यान रखना होगा। तो यार मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट मैं सिखा रहा हूँ आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टूडेंट हमारा वैसे ही बनेगा जैसे हम एडमिशन में पढ़े थे। तो इसमें आपको रिवैल्यूएशन कर लेना होगा। और एक याद रखना, रिवैल्यूएशन जब करते हैं तो हमें एक स्टूडेंट में लिख दूंगा आपको, हमें रिवैल्यूएशन के समय डागा एक स्पेशल अकाउंट क्या करना है, हाँ बनाना पड़ता है। उस अकाउंट का नाम हमारे जो छात्र थोड़े अकाउंट्स कम समझते हैं, क्या आपको बार बार खुश जैन रिवैल्यूएशन अकाउंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये एक नया वर्ड है, 11 में तो था नहीं सर। तो आपको जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट लेंगे हम, मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट पिक्चर में लाऊंगा। मैंने जैसे मशीन अकाउंट होता है, बिल्डिंग होता है, उस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट हम एक स्पेशल टाइप अकाउंट बनाएंगे, उससे प्रॉफिट लॉस निकलेगा। लेकिन अब आता है कि रिवैल्यूएशन करने के मैंने बोला ना कितने मेथड्स हो गए, 3 तरीके से। तो सर यहाँ पे बच्चों को तकलीफ हो जाती है। तो सर रिवैल्यूएशन करूंगा तो याद रखना ये एडजस्टर नंबर 3 हुआ, एक कॉपी में लिख लिए। अब आता है सर रिवैल्यूएशन अकाउंट करने का जो लॉजिक है, देखिएगा मेरे मैट में अलग टाइप से कहानी लिखी है। ये रूल नंबर 1 सुनना, ये कब फॉलो करना, आपको स्कूल के पेपर में एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या करना है, डागा लेजर बनाओगे, लेकिन सुनना इसमें कब बनाएंगे कब नहीं, वो आज बहस कर दे रहा हूँ। तो आप क्या करना है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे हम, डेबिट और क्रेडिट करना है। अब थोड़ा सा ध्यान से सोचना कि जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो ये तो लेजर है, ये वास्तव में क्या हुआ, ये तो लेजर अकाउंट है, ठीक है। अब आता है कि छात्र बोला कि सर रिवैल्यूएशन करते समय क्या जर्नल भी बनेगा। हाँ पहले जर्नल होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन पहले जर्नल में भी जाएगा, तो डाका क्या होगा, जर्नल भी बनेगा। तो आपको डाका स्टार्ट कर रहे हैं कि आज हम अगर डायरेक्ट लेजर में बनाऊंगा और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन लाऊंगा तो पिक्चर हमारा कैसा देखने में होगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन का रूल नंबर 1 आप यहाँ लिख लो, बोलिए खुश। एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन करेंगे तो एसेट्स इंक्रीजेज होगा,
एसेट्स का वैल्यू अगर बढ़ता है, अगर बढ़ गया, जैसे लैंड हमारे एग्जाम्पल में बढ़ गया था, एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो 11 में पढ़े थे, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट होता है। ये मंत्र याद रखना, बढ़े तो डेबिट, तो एसेट्स बढ़ गया तो आपको क्या करना होगा, एसेट से लोन डेबिट, फायदा ना नुकसान। फायदा। अब एक चीज देखो जो मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर में, कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी कोई हमारा एसेट बढ़ता है तो उसको पूछूंगा यशवर्धन कि एक बच्चा मुझसे भी चालाक निकला, बोलता बबलू भैया मैं आपकी तरह अकाउंट्स नहीं बनाता हूँ, एसेट जब बढ़ रहा है तो आप बोले एसेट बनने से डेबिट होगा, तो मैं ये सोचता हूँ एसेट बनने से फर्म को क्या होगा, फायदा क्या होगा, फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना होगा आपको, इनकम क्रेडिट होता है। तो ये जो फायदा हुआ ना, तो आप ऐसे भी सोचना कि जब फायदा होगा, आपको सिखा रहा हूँ, जब बेनिफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में बैठेगा, और जब लॉस होगा, खर्चा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। कहीं भी लिख लेना, ये भी काम आएगा। बच्चे ऐसे भी करते हैं, ओ सर बेनिफिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट करो क्रेडिट, बचा हुआ ऑटोमेटिक हो जाएगा। और तुम लोग अगर पहले एसेट्स निकलेगा तो नीचे क्या लिख देना, रिवैल्यूएशन लिखना। तो ये जब करूंगा, अब देखिए ये बेनिफिट हुआ तो डागा इसका पोस्टिंग क्या होगा, एसेट इधर आएगा। यानी आपको रूल नंबर 1 सर ने पढ़ाया, आप मेरे मैट में ऐसे ही लिखा हुआ है भाई एसेट्स अकाउंट, और मैंने जिससे ये नोट बनवाया है उससे मैंने लिखवाया यहाँ साइड में क्या, इंक्रीज है। तो बच्चे ना इसको लर्न कर लेते हैं, इंक्रीज इधर डिक्रीज इधर, एसेट्स का एक रूल खत्म। डागा दूसरा रूल क्या हो गया बताइए, एसेट्स डिक्रीज। हाँ एसेट्स डिक्रीजेज। इसका इंटी जानवी तुम बता दे। अच्छा जानवी बताइए, नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है, नुकसान का एक मंत्र मेरे से सीखना है। नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, फायदा होगा तो क्रेडिट। तो एक बच्चा ऐसे सोचता है सर लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, याद रखिएगा। और एसेट्स घट रहे हैं तो एसेट्स घटने से क्रेडिट होता है। 11 में पढ़ लिए हम लोग सर। जानवी इंट्री बता, बोले लॉजिक समझी, ये 2 लॉजिक से बताए कि लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करना, फायदा होगा रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, याद रखना। बाद बाकी ऑटोमेटिक जो बचेगा। और एसेट डिक्रीज जो अब उल्टा पढ़ाना, एसेट्स घटे तो क्रेडिट होगा, बचा हुआ रिवैल्यू। तो यार देखो अब मैं इसको कॉरेस्पॉन्डिंग आज सजवा रहा हूँ, आप चीज नहीं समझे। इधर क्या लाना, यानी नुकसान इधर, ये वाला साइड नुकसान, ये वाला साइड इनकम का है। तीसरा यशवर्धन, तीसरा है हमारा ना 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 मैं थोड़ा सा इसको बता, ये देता है आजकल, फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स वो एसेट्स है जो मान लो उसका मैं एक्चुअली रिवैल्यूएशन ही नहीं कर, उसको मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की है, बट आज हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमको डाउट उठता है कि टीचर ऐसा क्वेश्चन कैसे देगा, ये तो क्राइम है सर, आप एसेट से रिकॉर्ड नहीं किए थे। तो वो फर्म आज के मॉडर्न 2019-20 में कैसे सवाल बना रहे हो लोग, लेकिन देता है स्कूल के पेपर में कि वो लोग एसेट्स, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को किस दाम पे दिखाएंगे। मान ले हम लोग इसमें कोई यहाँ पे एसेट्स वगैरह मान ले हम लोग लाए थे, पार्टनर हो गया, कुछ भी हुआ होगा, वो हम कोई भी वजह से एक एसेट्स रिकॉर्ड नहीं करके रखे हैं, वो अनरिकॉर्डेड है, तो उसको रिकॉर्ड आज के वैल्यू को करूंगा ना, उस वैल्यू पे जो पहले था, आज के वैल्यू पे होगा। तो आज का वैल्यू देख के करना, यहाँ गलती हो जाती है। बताओ जानवी तुम बोल, फायदा हो रहा है फर्म को ना नुकसान, फायदा का टेक्निक क्या बताए सर, कि रिवैल्यूएशन फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। आप ऐसे भी ध्यान रखना, ये इधर आएगा। अब बता भाषा में क्या लिखूंगा, बाई एसेट्स, कौन सा, अनरिकॉर्डेड को अब पिक्चर में क्या किए, रिकॉर्ड कर लिए। ये तो तुम क्लियर ही कर ली होगी सर क्या बोलना चाह रहे हैं सर। अब आ रहे हैं हम लोग लिखेंगे डागा कौन सा, 1 2 3 4 नंबर इंट्री यहाँ लिख रहा हूँ, फॉर क्या हो गया, हाँ फॉर इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। खुश जरा बोलिए, फर्म का लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो लाइबिलिटी बढ़ने का मतलब हमको सामने वाले को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो नुकसान का सौदा हुआ, नुकसान होने से रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। ऐसे भी सोच सकते हैं, रिवैल्यूएशन कब डेबिट करने का, जब नुकसान होगा, फायदा होगा रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, तो नुकसान हुआ। और लाइबिलिटी बढ़ने से हम 11 में पढ़े थे क्या होगा, क्रेडिट होता है। लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, आप पढ़े हो सर, तो बोलिए। तो सोचने का हमारे पास 2 रास्ता है। अब आपको सोचना है कि सर मेरे लिए कौन सा सर एक्सपीरियंस बेहतर रहेगा, ये लिख दिए। अब बताइए नुकसान हुआ तो ये अमाउंट के लिए लिखा, क्या लिखूंगा इधर, खुश बोलिए एक बार यशवर्धन। लाइबिलिटीज अगर किसी का बढ़े, ये इंक्रीज है
डिक्रीज नहीं है क्या? Increase है. तो क्या हो रहा है? हमारा नुकसान हुआ। आपको तुरंत ध्यान रखना कि जैसा लॉस का सौदा है, लाइबिलिटी बढ़ गई, मैंने जिसको मुझे 100 रुपये देने थे वो 120 मांग रहा है सपोज, तो हमारा तो 20 रुपया ज़्यादा देने में हमारा तो नुकसान होगा। नुकसान रिवैल्यूएशन के डेबिट में आता है हमेशा। पांचवा खुश क्या लिखूंगा? For decrease in liabilities. डिक्रीजेज इन, मान ले मैंने लिखा लाइबिलिटी। खुद बताइए, लाइबिलिटी घट रहा है मैंने ए बी सी के लिए, बहुत ही अच्छी बात है। हमें किसी बाहर वाले को कम देना है, कम देंगे तो फायदा होगा, कम देंगे तो अपना दो पैसा घर में बचेगा, तो फायदा होगा, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। ऐसे भी सोच सकता हूँ, क्रेडिट मैंने 2 लगेगा, क्रेडिट मैंने 2 में रखना है, 2 में नहीं तो क्रेडिट होता है भैया, तो डागा रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर दे, और ऊपर Liabilities account debit. वो जो भी लाइबिलिटीज है वो लिखेंगे। अब बताइए इसका पोस्टिंग कैसे करेंगे? बाई, Liability. बोलिए ये क्या होगा? इधर क्या आ रहा है? Decrease. ये फायदा वाला नुकसान। फायदा. सर एक ये लिखे, कितना एंट्री ले गए? 6। सर 6 नंबर, कोई लाइबिलिटी हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं किए थे, आज होश आ रहा है कि रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फॉर क्या? अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज टू बी रिकॉर्डेड, टू बी, बता कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मैंने हम रिकॉर्ड नहीं किए थे, आज वो लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे तो हमें बंदे को तो पैसा देना पड़ेगा, तो हमारे लिए नुकसान हो रहा है सर, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, और लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई, लाइबिलिटी मेरी बढ़ गई। क्या लिखूंगा? Liabilities account debit to liabilities. बोलिए खुश, ये बच्चा लोग कर लेगा। अब फिर किधर आए? 2 Liabilities. लाइबिलिटीज 2 बार आया, लाइबिलिटीज दो बार. तो था ये सामने क्या लिखना? अनरिकॉर्डेड। ये हो गया इसको, बच्चे लोग को हम लोग बोलते हैं ये लर्न कर लिया कर तुम लोग, और जाने का नहीं है ज़्यादा। अब सुनिए, अब आता है यशवर्धन, तो एक ध्यान रखना है, फायदा इधर, इनकम इधर, नुकसान इधर, सिंपल थ्योरी। इनकम कब होगा? डागा एसेट्स बढ़ेगा, एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा बेनिफिट होगा, बेनिफिट हमारे इंडिया में क्रेडिट में जाता है, फायदा हो रहा है सर, प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो याद रखना कि मैं सिंपल बोलूँ, आप लोग ना ऐसे, ये जनरल बहुत कम आएगा, तो आपको ये ध्यान रखना एसेट्स बढ़ रहा है, फायदा हो रहा है सर, क्रेडिट में डाल। लाइबिलिटीज घट रही है, अपने को कम देना है, 2 पैसा बचेगा, क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। अरे लाइबिलिटीज घट गया तो फायदा हुआ, इधर लिख बाई लाइबिलिटीज। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमने रिकॉर्ड नहीं की थी, अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो फायदा हो रहा है। संपत्ति घर की बढ़ रही है, तो इधर आ जाएगा। नुकसान हो रहा है अपने कब? जब एसेट्स मेरा घट गया, मैंने बेचने पे कम मिलेगा तो लॉस खाएंगे, इधर लिखेंगे। अच्छा, लाइबिलिटीज मुझे जितना था उससे ज़्यादा देना पड़ेगा, तो घर से पैसा ज़्यादा जाएगा मैंने एक तरह का लॉस हुआ, इधर लॉस। तो ये आप समझ गए कि सर ये पोर्शन अगर मैं अपनी भाषा में अकाउंट्स को पढ़ाऊंगा तो ये क्रेडिट पोर्शन एक्चुअली रिवैल्यूएशन का क्या है, ये मुझे लग रहा है, आप स्कूल के पेपर में मत लिखिए, इनकम साइड का है, ये इनकम टाइप का हुआ। इधर वाली घटनाएं लॉस या एक्सपेंस है। डागा सही बोले हो भैया, ये लॉस है। अब देखेंगे तराजू में कौन ज़्यादा है। अगर यशवर्धन हमारा इनकम क्या है, ज़्यादा आ गया, इधर वाला क्या है, तो उसको कहना है आपको प्रॉफिट हुआ है। ओ सर, मैंने एसेट्स बढ़ी ज़्यादा है, घटी कम है, तो प्रॉफिट इधर लिखेंगे। रिटायरमेंट पढ़ा रहा हूँ, डेथ पढ़ा रहा हूँ, ये प्रॉफिट ऑन, आपको देखो मेरे मैट में ऐसे लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। फिर मैंने ये भी लिखा है लंबा चौड़ा, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेरे एग्जांपल में पार्टनर है ए, बी और सी, ये तीनों में बांट देंगे, ये प्रॉफिट यहाँ लिख देना। अब ये प्रॉफिट हमेशा क्या होगा, यहाँ आप इशारा लिख लीजिएगा, क्या? ओल्ड रेशियो, यानी प्रॉफिट और लॉस ओल्ड रेशियो में बटेगा। क्यों? ये सी के रहते हुआ ना, जाने के बाद हुआ, हाँ रहते हुए है, तो ये ओल्ड रेशियो में बटेगा प्रॉफिट। अच्छा, लॉस होगा तो इधर लिखेंगे। कभी कभी लॉस होगा कब? जब आपका डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस में बांटेंगे? किस रेशियो में? ये यहाँ आ गया, ओल्ड रेशियो में। बस
ये ध्यान रखना। आपको मैंने जो तजुर्बा सिखाया वो एक बार मैं यशवर्धन से सुनूंगा। यशवर्धन कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाते हो तो इसका दो साइड हुआ, ये इनकम का है। इनकम कब होता है? जब संपत्ति बढ़े तो फायदे में हम, और जब लाइबिलिटीज घटे तो फायदे में है, और लाइबिलिटीज मेरी बढ़े तो नुकसान में है। इधर टू लाइबिलिटीज बोल के आ जाएगा, और एसेट्स घटे तो नुकसान में। अब प्रॉफिट लॉस तीनों में बांटेंगे और ओल्ड रेशियो में बटे, ये भी ओल्ड रेशियो में बटेगा। ये नॉलेज में रखना है। लेकिन यार रखना, इस रिवैल्यूएशन को बनाने से क्या तकलीफ है अब सुनिए। आपने रिवैल्यूएशन कर दिया जो मैं पहले नहीं बताया था। अब बैलेंस शीट जब बनेगी, बैलेंस शीट जब ए और बी बनाएंगे सी के जाने के बाद, तो उस बैलेंस शीट में हम लोग जो आज का वैल्यू कर दिए वो रिकॉर्ड करेंगे। यानी इस रिवैल्यूएशन में यही दिक्कत है कि अब आपको आज वाला वैल्यू रिकॉर्ड करना होगा। इसको कहते हैं कौन सा वैल्यू? आज वाला वैल्यू रिकॉर्ड होगा, माने अभी का जो वैल्यू है वो रिकॉर्ड होगा। अब पुराने वैल्यू से मतलब नहीं है। मेरा पुराना वैल्यू कम था, आज का वैल्यू ज्यादा है, तो यशवर्धन हमें पुराने वैल्यू से मतलब नहीं है। मतलब इसको तब बोला जाता है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट एट रीवैल्यूड अमाउंट। कौन सा वैल्यू? रीवैल्यूड अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन मान ले आईसी बोलता है ना सर, आपको रिवैल्यूएशन तो करना होगा, रिवैल्यूएशन कीजिए, लेकिन वैल्यू पुराना वाला लिखना होगा। कौन सा? नहीं लिखना देंगे नया वाला। तो पार्टनर लोगों ने ये सहमति की, पहले डिसीजन लिया ए बी ने मिलकर कि देख भैया सी चला जाएगा, हम भले रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, लैंड का वैल्यू बढ़ाए, प्लांट का वैल्यू घटाए, स्टॉक, लेकिन हम बैलेंस शीट को पुराने वैल्यू पे ही बनाएंगे। तब ये सिस्टम क्या नहीं होगा? काम नहीं आएगा। तब आपको एक नया कॉन्सेप्ट आता है, व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट क्या टू बी चेंज्ड, यानी बैलेंस शीट शुड बी प्रिपेयर्ड एज पर ओल्ड वैल्यू। ओल्ड पे ही बनाना। अगर स्कूल के पेपर में लाइन लिखा है ओल्ड पे बना, तब फंस जाओगे, तब ये नहीं चलेगा। तो डागा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है? जब हमें एसेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यू को चेंज करना है, बदलना है, तब ये नियम आपको फॉलो करने का है। अब आता है सर जो प्रॉफिट हुआ, ये जो प्रॉफिट हुआ गर्ल्स यहाँ पे जो हम ए बी से, इसका भी एक क्या होगा? जर्नल बनाते हैं बच्चे। इनका जर्नल तो यहाँ से बना लिए 6-7। तो अब हम लोग, मैं इरेज करके लिखूंगा कौन सा? डागा बोलिए। प्रॉफिट हुआ सर, कौन सा? प्रॉफिट। और आज एक नई चीज थ्योरी में बोले कि रिवैल्यूएशन जो हम लोग करते हैं, ये रिवैल्यूएशन हम लोग यशवर्धन तभी करेंगे इस तरह का काम जब एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को टीचर ने साफ शब्दों में क्या बोला? डागा बोलता है चेंज कर देना, वैल्यू चेंज करेंगे। अब हमारी कितनी नंबर इंटी में पहुंच गए थे? 7 नंबर में लिखो। अब क्या होगा? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। सब प्रॉफिट की एंट्री बनेगी। यहां ताकिए खुश, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू TO टू, ये बोलेगी अग्रवाल बोलेगी। अग्रवाल मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं आप ऐसे बोलो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू में ये नहीं लिखो, मेरे को सुनना, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन टू ट्रांसफर ना, ऐसे नहीं। आप बोलोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या लगाना? ABC, मेरी तरह चलेगी करनी, तो उस तरह से लिखने में दिक्कत होता है। तो डागा इसका एंट्री क्या हुआ? ये प्रॉफिट हमने किस में बांट दिया? मेरे मेरे क्वेश्चन में कौन कौन हमारे पार्टनर है? मेरा एग्जाम्पल चल रहा है, देयर आर 3 पार्टनर A, B एंड C। तो हमने A, B और C तीनों को देंगे, ठीक है। इसका ना विद्यार्थी जो नहीं समझ पाए वो क्या कर लेगा, यहाँ लिख लेगा ऑल पार्टनर्स। क्या करना है? प्रॉफिट और लॉस हम सभी को देंगे, मैंने जो जा रहा है उसको भी देना है। और किस रेशियो में? कहीं भी गेनिंग रेशियो नहीं होगा, ओल्ड रेशियो। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस C के रहते हुआ था, इसलिए लॉ कह रहा है इसको ओल्ड रेशियो में देना। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग का मतलब ही नहीं है। डागा उसके बाद फॉर लॉस ऑन क्या? रीवैल्यूएशन। और लॉस होगा तो डागा हम लोग क्या करेंगे? तो रिवर्स एंट्री। मैं लिख दे रहा, इसी एंट्री को आप लोग रिवर्स करना, REVERSE। तो रिवर्स एंट्री, ये ध्यान रखना। एंट्री रिवर्स मैंने एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, सीस कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में ध्यान रखना, इस रिवैल्यूएशन को करने के बाद आपको एक नोट कॉपी में लिखना है, आफ्टर रिवैल्यूएशन। ये हम लोग को पता नहीं है क्योंकि एक मेथड और डाल दिए ICC में। आफ्टर रिवैल्यूएशन क्या करना है? न्यू
वैल्यूज ऑफ डागा किसका, Assets and liabilities. एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टू बी सोन इन कहाँ, इसका ना अब जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें पुराने वैल्यू से हमारा कोई संपर्क नहीं रहा। एकदम स्पेशल नोट ध्यान रखना, न्यू वैल्यू या री वैल्यूड अमाउंट इज टू बी सोन, तो न्यू वैल्यूज की जगह आप लिख सकते हो री वैल्यूड अमाउंट इज टू बी सोन। लेकिन अगर स्कूल के पेपर में लिखा है कि री वैल्यूड अमाउंट रिकॉर्ड नहीं करना है, आप पुराने वैल्यू को लिखो जो पहले था, तो ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता है रिटायरमेंट में। इसके लिए हम लोग का आगे वाला जो क्लास लूंगा, मैं बोला था 7-8, वहां बताऊंगा इसका, ये ध्यान रखना। इसके लिए क्या है, उसके लिए 2 मेथड है, एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन और एक डायरेक्ट एंट्री बनती है। वो इजी लगेगा लेकिन इसमें कमांड हो जाऊंगा तब। तो रिटायरमेंट का स्टूडेंट जो फर्स्ट क्लास में नागा हम लोग ए बी पढ़े थे, कितने एडजस्टमेंट हुए अभी तक, 3 ABC, मैंने एडजस्टमेंट मैंने तो एंट्री लिखवा दिया, मैंने ABC किया हूँ। तो यशवर्धन रिटायरमेंट में तब क्या क्या करना पड़ रहा है हमें, न्यू रेशियो निकालो, गेनिंग रेशियो निकालो, गुडविल वाला जनरल एंट्री बनाओ, वही तो, फिर सारा रिवैल्यूएशन का जनरल एंट्री बनाओ, फिर एक रिवैल्यूएशन का लेजर बना, याद रहेगा। और जनरल एंट्री बनाते समय प्रॉफिट और लॉस की एंट्री बच्चे भूल जाते हैं, तो प्रॉफिट और लॉस का भी क्या होगा, एंट्री बनेगा। और व्हाई रिवैल्यूएशन इज डन, ये भी डागा मैंने क्या कर दिया, बताया है। ये क्वेश्चन आता है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है और पूछेगा व्हाई रिवैल्यूएशन इज नेसेसरी, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में फायदा रिकॉर्ड होगा और डेबिट साइड में एक्सपेंस और लॉस रिकॉर्ड होगा, ये नॉलेज में रखना होगा। अब हमारा क्या होगा, अब हमारा आगे वाला पार्ट क्या होगा। अच्छा, इसमें जो बदल गया है वो मैं नहीं लिखा रहा हूँ, इसमें रूल्स जो बदल गया है, इसमें रूल्स स्टूडेंट बदले, मतलब ना रिवैल्यूएशन में पूरा जो नेक्स्ट मेथड है वो एकदम अलग है, बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट हिडन गुडविल छोड़ देना, वो नोट में आएगा। हाँ, अब इसमें देखो यहाँ पे भी चेंज हो गया है कि हम लोग जो रिजर्व या यशवर्धन क्या बांटे थे, हाँ उसको भी अभी नियम उसमें भी क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें भी हमारा नियम क्या कर दे रहे हैं लोग, चेंज कर दिया है स्टूडेंट, कोई उपाय नहीं है अपने पास। तो स्टूडेंट ध्यान रखना कि अपना रिजर्व का रूल्स में भी चेंज, मतलब क्या हो गया, अभी नया कॉन्सेप्ट है, उससे भी क्वेश्चन क्या होगा, देगा। तो अब हमारा एडजस्टमेंट नंबर डी बचा। हाँ, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप ले सकते हो। और एक होता है रिटायरमेंट, अगर लिमिटेड टाइम के लिए स्टूडेंट, रिटायरमेंट में हमारा एडजस्टमेंट नंबर डी है। रिटायरमेंट में हमारा कितना नंबर, डी, एडजस्टमेंट नंबर डी का, मैंने जब रिटायरमेंट ले रहा है कोई पार्टनर, तो यशवर्धन ABC हमारे क्या है, पार्टनर है। अब इसमें रेशियो हम लोग क्या रख रहे हैं, क्लास नंबर 1 का स्टूडेंट, ये सेकेंड पार्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, पहले का दूसरा। अब यशवर्धन बताओ, C हमारे घर से रिटायरमेंट ले लेगा, यही तो, ये नॉलेज में रखना। C रिटायरमेंट लेगा, मैंने 1/5 वाला, और फर्क मैंने में डाला, हमेशा ही क्या ले लेता है, 10 ईयर लेके बनाना, नहीं तो क्लियर नहीं कर पाओगे कि एक्चुअली होता क्या है। 10, 15 आप जाना ईयर लेना, क्योंकि 2-4 साल में गुडविल बनानी बहुत मुश्किल है। और 11th ईयर में कुछ हमारा पार्टनर रिटायर कर रहा है, तो स्टूडेंट मानिए 11th ईयर में C रिटायरमेंट लेगा, लेकिन रिटायरमेंट के पहले जो 10th ईयर की क्या बनी हुई रहेगी डाटा, 10th ईयर का ABC ने क्या किया, बैलेंस शीट बनता है हर ईयर, आपको मालूम है एज पर लॉ, बैलेंस शीट बनी हुई है। बैलेंस शीट में आपको इतना मालूम है सर, इधर एसेट्स और इधर हमारा क्या है, लायबिलिटी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग को मालूम है स्टूडेंट की हर पार्टनरशिप फर्म या हर फर्म, इंडिया की जितनी भी फर्म है या कंपनी है, तो उन लोग बिजनेस कर रहे हैं डाटा किससे, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो जितना भी प्रॉफिट होता है स्टूडेंट, एक फर्म को जितना भी डाटा क्या होगा, प्रॉफिट होता है स्टूडेंट। तो याद रखना कि हम जो बिजनेस करते हैं उससे जो प्रॉफिट अर्न करते हैं, उस प्रॉफिट का क्या होता है, कुछ पोर्शन हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफर टू क्या, रिजर्व। यानी पूरे प्रॉफिट को इंडिया का रूल्स कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है कि आप अपने प्रॉफिट को पूरा डिवाइड मत करो,
फ्यूचर के लिए सोचिए आप। और थोड़ा सा प्रॉफिट आप क्या करो, डिवाइड मत करो। एबीसी को सिखाया गया कि डिवाइड मत कर, कुछ पैसा रिजर्व कर। तो रिजर्व हम कहाँ से करते हैं ब्रदर? प्रॉफिट से रिजर्व करेंगे। लेकिन अब ध्यान रखना है कि सर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में आपको ध्यान रखना है कि जो प्रॉफिट होता है, ये माना गया कि अकाउंट्स पेपर में या हमारे लाइफ में दो तरह का प्रॉफिट होगा। तो देखो अभी गलती हो जा रही थी, एक रेवेन्यू प्रॉफिट होता है और एक माना जाता है कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो हम जो रिजर्व क्रिएट करेंगे, सुनिएगा, वो आपको रेवेन्यू प्रॉफिट से करना होगा। रेवेन्यू प्रॉफिट वो प्रॉफिट है सर, मैंने बताया था, जिस प्रॉफिट को डाला हम अर्न करने के लिए बिजनेस कर रहे हैं। सिंपल वर्ड में, जैसे मैं पढ़ा कर दो पैसा आपसे लेता हूँ, उससे जो मैं कमाया वो मैं मेहनत से कमा रहा हूँ, वही मेरा मेन वर्क है। मेन बिजनेस से जो कमाएंगे, जो मेरा नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है। समाज जानता है कि सर ये काम करते हैं, सोसाइटी जानता है, मैं गवर्नमेंट को इसी का लाइसेंस दिया हूँ कि मेरा काम पढ़ाने का है, मेरे को ट्रेड लाइसेंस दे दीजिए। तो वो जो मैं कमाऊंगा वो क्या माना जाएगा? रेवेन्यू प्रॉफिट। तो रेवेन्यू प्रॉफिट समझ लेना, जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है, जैसे दुकानदार का काम है, एक मान ले ग्रोसरी की शॉप है, वो सामान बेचता है, वही तो बेच के पैसा कमाएगा, क्या है? रेवेन्यू प्रॉफिट। इलेक्ट्रॉनिक की कोई बड़ी बड़ी शोरूम है, टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर बेचती है, तो वो उसका क्या हो गया? रोज का काम है, उससे जो कमाएगा वो रेवेन्यू। वो उसी का लाइसेंस दिया है, गवर्नमेंट को बोला सर इसका मुझे लाइसेंस दीजिए, मैं टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर सेल करूं, वो रेवेन्यू प्रॉफिट है। माने मोटी बात है, आप पसीना बहा के कमाते हो, जिसके लिए दिन भर सोचते हो, वो कौन सा प्रॉफिट है? रेवेन्यू प्रॉफिट होता है। रेवेन्यू प्रॉफिट जो होगा वो एकदम अलग है, इसको कहना है नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से जो मैंने पैसा कमाया। लेकिन कभी कभी कुछ हटकर भी कमा लेते हैं, तो वो माना जाएगा आप अपने नॉर्मल बिजनेस से नहीं कमा रहे हो, इधर उधर से अर्न कर लेते हो। जैसे कोई मशीन बेचा जो मेरा काम नहीं है, कोई बिल्डिंग बेचा, कोई लैंड बेचा, उससे मैंने दो पैसे कमा लिया, लेकिन वो रेवेन्यू नहीं हुआ, वो आपका मेजर एक्टिविटी नहीं था, उसके लिए तुम ये वर्क करते नहीं हो, वो आपका ऑपरेटिंग वर्क नहीं था, तो उससे जो कमाओगे वो कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो ध्यान रखिएगा कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड साफ कह रहा है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कि जो भी रेवेन्यू प्रॉफिट होता है एबीसी को वो लोग धड़ल्ले उसे डिवाइड नहीं करके थोड़ा प्रॉफिट रिजर्व कर देते। तो वो जो रिजर्व करेंगे कहां से? रेवेन्यू प्रॉफिट से। रेवेन्यू प्रॉफिट से जो हम रिजर्व करते हैं उसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू रिजर्व। क्या कहेंगे? रेवेन्यू रिजर्व। थोड़ा प्रॉफिट अलग कर दिए। और कभी कभी हम स्टूडेंट क्या स्पेसिफिक रिजर्व भी करते हैं। सर समझे नहीं हम, भाई रेवेन्यू प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए सर को प्रॉफिट हुआ, मेरे को, तो रेवेन्यू प्रॉफिट से कुछ पैसा अलग करूंगा तो वो रेवेन्यू रिजर्व होता है। रेवेन्यू रिजर्व का एग्जांपल जाना जाता है कौन सा? जनरल रिजर्व हो गया। अब यशवदन बता कि एक फर्म को प्रॉफिट हुआ एबीसी को फर्स्ट ईयर में, किस ईयर में? फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ 1 लाख का। वो लोग क्या किया, पूरा प्रॉफिट डिवाइड नहीं करके कुछ जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। यह स्पेसिफिक रिजर्व का एग्जांपल हो गया, यहाँ पे लिख लीजिएगा कौन सा? वर्कमैन कंपेंसेशन और क्या? रिजर्व। ये इसका एग्जांपल है, किसका? इस पे। और एक हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये स्पेसिफिक है। ये भी डाला हम कहां से ये रिजर्व बनाते हैं? रेवेन्यू प्रॉफिट से बनता है। यहाँ गलती हो जाती है, कैपिटल प्रॉफिट से नहीं बनाया, बट मैं किसी खास पर्पज से बनाया तो वो होता है स्पेसिफिक। जैसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये सब स्पेसिफिक है, खास पर्पज से बनाया। और ये फ्री रिजर्व है, इस पैसे को मैं कहीं भी यूज कर सकता हूं, तो वो होता है सर, यानी लिख देना सर रेवेन्यू प्रॉफिट जो मेरे नॉर्मल बिजनेस से आता है, जिसके लिए मैं बाजार में जाना चाहता हूं, जिसके लिए मैंने गवर्नमेंट से लाइसेंस दिया कि सर मैं ये काम करूंगा, इससे 2 पैसे बनाऊंगा, वो रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया। जैसे ब्रोकर शेयर मार्केट के, उनका काम है शेयर खरीदवाना और बिकवाना, उसमें क्या लेना? ब्रोकरेज। मेरे हिसाब से वो उसका रेवेन्यू प्रॉफिट है। सिंपल समझ गए। रेस्टोरेंट खाना देकर आपसे 2 पैसा लेता है, वो उसका रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। होटल हम रुकते हैं वहां पे, और रूम का चार्ज ले लेता है और खाने पीने का भी चार्ज लेता है, ठहरने का भी स्टे कॉस्ट भी लेता है, कौन सा प्रॉफिट है? बस, तो वो रेवेन्यू है। और कैपिटल प्रॉफिट सर जो रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, कैपिटल प्रॉफिट स्टूडेंट होता है, एक एग्जांपल लिख दे रहा हूं, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, नॉर्मली माना जाता है क्या? फिक्स एसेट, नॉर्मली एक कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है। और इसके बेहतरीन एग्जांपल हम कंपनी में पढ़ेंगे, इन डेप्थ आ जाता है। चलिए, तो यशवदन क्या होता है? एबीसी 10 साल से बिजनेस कर रहा है, हर ईयर लोग यशवदन क्या कर रहा है?
प्रॉफिट कमा रखा, तो उस प्रॉफिट से एबीसी ने क्या किया, कुछ पैसा अलग कर दिया, तो उसी को कहते हैं क्रिएशन ऑफ रिजर्व, क्रिएशन ऑफ रिजर्व। और जब हम लोग रिजर्व क्रिएट करते हैं तो यार ना आपको पार्टनरशिप में एक चैप्टर होता है कौन सा, फंडामेंटल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जब हमारा यहाँ नेट प्रॉफिट आता था डागा, याद आया नेट प्रॉफिट, उसमें से हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं और इधर हम लोग क्या लिखते हैं, टू जनरल। इसका मतलब पार्टनर लोगों ने क्या किया, पूरा प्रॉफिट डिवाइड नहीं करके थोड़ा सा पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, इसी को कहते हैं ट्रांसफर करना। क्या करना, ट्रांसफर टू रिजर्व। तो बता ये रिजर्व ट्रांसफर करने से बर्दन ए बी सी को जो बचा हुआ प्रॉफिट है, ए और बी और सी को क्या होगा, कम मिलेगा। इस तरह से हमने रिजर्व क्रिएट किया, तो रिजर्व इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट होने भी क्रिएट होगा, ये रेवेन्यू प्रॉफिट से हुआ है, सिंपल वर्ड, ठीक है। तो डाका ये जो रिजर्व क्रिएट किए हम, तो इसका बंटवारा नहीं हुआ, ये पैसा हमने कहीं अलग कर लिया। रिजर्व मैंने प्रॉफिट को अलग करके रख लिया, तो ये एक बार नहीं किया, फर्स्ट ईयर किए, सेकंड ईयर किए, तो बहुत तरह के रिजर्व है। तो हमने जो रिजर्व क्रिएट किया 10th ईयर में, जब बैलेंस शीट से कौन निकल रहा है, एबीसी में कौन जा रहा है, सी, तो सी देखा नहीं गया, बहुत सा रिजर्व हम लोग प्रॉफिट से अलग किए, उसका तो बंटवारा ही नहीं हुआ, वो पैसा हमने अलग रखा, आज तक क्या नहीं हुआ, काम ही नहीं आया। तो उस रिजर्व में मैं क्या करूंगा, अपना हिस्सा मांगूंगा, तो वो रिजर्व आपको 100% बैलेंस शीट में लायबिलिटी में देगा। खास करके कौन कौन सा, एक पहला रहता है ऑलवेज, स्कूल के पेपर में मैंने देखा है कौन सा, जनरल रिजर्व देगा। किस नाम से देगा, कभी कभी मैं देखा हूँ सिर्फ क्या लिखा है, तो बच्चे वो भी बांट देना। अब सिर्फ रिजर्व देना नहीं चाहिए, बट देता है भैया, क्या करेंगे हम। और कंटिंजेंसी रिजर्व, वो रिजर्व है जो बुरे वक्त के लिए हमने पैसा अलग किया है। कंटिंजेंसी भाई फ्यूचर में क्या होगा, तो वो भी हम इस प्रॉफिट से अलग करके वो रिजर्व क्रिएट किए थे। रिजर्व क्रिएट करते हैं तो यहाँ लिखते हैं जनरल एंट्री रिजर्व क्रिएट की, देख लीजिएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, इतना आएगा। 12 के छात्र को सीए फाउंडेशन जो भी है, पीएल अप्रो डेबिट टू जनरल रिजर्व, तो वही जनरल रिजर्व वहां बैठा है। अच्छा, जनरल रिजर्व एक तरह का प्रॉफिट ही तो है, दास जनरल रिजर्व नहीं बनाते तो प्रॉफिट ज्यादा आता, तो इनकी कैपिटल ज्यादा आती, तो एबीसी के यहाँ कैपिटल ज्यादा आती। अभी कैपिटल कम है, बंदे में क्या आ गया, जनरल रिजर्व आ गया, या रिजर्व या कंटिजेंसी रिजर्व। कभी कभी तो पार्टनर लोग हद पार कर देते हैं, प्रॉफिट ही नहीं बांटते हैं। ये जो नेट प्रॉफिट हुआ ना, खुश, इसको क्या नहीं किया, बस यहाँ लिख देगा बैलेंस शीट, ना रिजर्व किए ना कुछ, तो वो पीएल नाम से रह जाएगा। किससे रह जाएगा, तो वो तुम लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, डाका किस नाम से रहेगा, पीएल। तो ये 4 रिजर्व आपको मैंने बताया था कि रिटायरमेंट में या डेट में आपको इस तरह के रिजर्व को एबीसी में रिटायरमेंट के पहले बढ़ जाएगा। सी खुश है कि मुझे रिजर्व में हिस्सा मिला। और कभी कभी यहाँ पे एसेट्स में भी कभी कभी कुछ आइटम आता है, खास करके कौन सा, ये लॉस है, इधर आ गया, तो ये आप याद रखिएगा, लॉस। और एक आपको देता है DEFRD, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये दोनों आइटम आपको ध्यान रखना है, क्या है, लॉस होता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेंडिचर लिख सकते हो या सस्पेंस, बस ये ध्यान रखना। तो बदन इसका ना रिटायरमेंट में हम लोग एक एडजस्टमेंट और क्या करते हैं, जब भी कोई पार्टनर जा रहा है तो उसका कैपिटल तो उसे देना है, बट हमें ढाका क्या करना पड़ेगा, सारे रिजर्व का बंटवारा हो जाएगा। तब सी खुश है कि मुझे रिजर्व में पैसा मिल गया, ए बी का जो हिस्सा है ए ले लेगा और सी का जो हिस्सा है सी ले लेगा। लेकिन आपको स्पेसिफिक नॉलेज रखना है, यहाँ पे याद रखना होगा, सर ये जो 2 रिजर्व और मैंने देखा है आईसी में हर ईयर दे रहे हैं, सीबीएसई वर्कमैन, आपको स्कूल के पेपर में वर्कमैन कंपेंसेशन क्या रिजर्व देगा। और एक मैंने देखा है आजकल देता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये 2 और देगा। लेकिन इन 2 को हम बांटने के पहले टाका 100 बार सोचते हैं, यानी ये 4 रिजर्व हमें बोले या ना बोले ये हम डिवाइड कर देंगे, इधर वाला डिवाइड हो जाएगा। ये लॉस है, पार्टनर लोग को लेना पड़ेगा उसका हिस्सा। लेकिन ये रिजर्व बांटने के पहले कंडीशन देखेंगे, सम्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडजस्टमेंट आएगा इसको लेके, ये दोनों रिजर्व याद रखना। तो नागा याद रहा कि हमें ये काम करना है। आज एक तजुर्बा जी आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय रेवेन्यू प्रॉफिट, तो कुछ तो लिखे,
सर जनरल रिजर्व किस प्रॉफिट से क्रिएट होगा? रेवेन्यू। कभी भी कैपिटल प्रॉफिट से नहीं होता है। कैपिटल प्रॉफिट को हम लोग कभी कभी जो होता है ना उसको कैपिटल रिजर्व में भी डाल देते हैं। किसके भीतर? एक वर्ड आता है कैपिटल रिजर्व में, मेरे पास 5 करोड़ रुपया है, तो बच्चे परेशान, सर ये क्या है? ये कैपिटल प्रॉफिट को मैंने अलग करके रख दिया। अलग करके नाम क्या दे दिए? कैपिटल रिजर्व। इट्स एन एग्जाम। कैपिटल प्रॉफिट को हम किस में डाल देते हैं? और ये दोनों स्पेसिफिक रिजर्व है। ये वाला इसको बांटने के पहले हमें 4 5 6 बार सोचना है। सब क्वेश्चन पढ़ के करते हैं। अब एल्गोरिथम बता कि जब इसका जनरलिटी, आज का जो लास्ट पार्ट है इसका जनरलिटी, जब हम एल्गोरिथम क्या करेंगे? बनाएंगे। रिजर्व को जब बांटेंगे तो सारे रिजर्व क्या होगा? रिटायरमेंट के समय या डेथ के समय ये पार्टनर लोग में बढ़ जाता है। और इसकी जनरलिटी आपको बनानी क्या है देखिएगा, थोड़ा मैं बुक मैथ्स उससे देख के कराऊंगा। मेरा जो नोट बना है तो पहली एंट्री बनाओगे कौन सी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट है यहाँ से अमाउंट ले लेंगे यहाँ पे। और दूसरा क्या लेना? सिर्फ रिजर्व अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। फिर तीसरा लिखेंगे, बोले और नहीं बोले। अच्छा, कंटिंजेंसी रिजर्व या जनरल रिजर्व को नाम बदल बदल कर भी देता है लोग। मैंने डाका एक रिजर्व का नाम पढ़ा था, किसी स्कूल में दिया था, रेनी डे रिजर्व। तो बाद में रिसर्च किया तो मालूम चला रेनी डे रिजर्व क्या जनरल रिजर्व कोई बोलता है। पूरे वक्त का साथी है रेनी डे। तो वहां तक वो सब बनाने में दिक्कत हो गई थी बच्चे लोगों को कि क्या क्या दे देते हैं लोग। तो ये ध्यान रखना। एक बार अभी 1 या 2 साल पहले सब मैंने देखा इंश्योरेंस फंड बोल के दे दिया था अग्रसेन के पेपर में, सब बना नहीं था फेस में। तो आपको रिजर्व में क्या आएगा मैं भी नहीं जानता, बट हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये रिजर्व बच्चे याद रखेंगे तो काम बनेगा ये। और नया नया मैथ में 1-2 आएगा आपके। तो ये रिजर्व डाटा हम किस में बांट दिए? कब बांटता हूँ? एडमिट किस वक्त? रिटायरमेंट, ध्यान रखना, रिटायरमेंट और किस में? और डेथ में हम क्या कर देंगे? सर बांटेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये रिजर्व हमें डाटा कब बांट देना है? रिटायरमेंट और डेथ। मेरे बुक्स में देखो आंसर है, इसका नोट ऐसे बना हुआ है कि जब आप रिजर्व लायबिलिटी वाला ट्रांसफर कर रहे हो तो वहां पे मैंने ये भी लिखवा दिया, इसी के भीतर मैं लाया हूँ वर्कमैन, लेकिन ना ये हमेशा नहीं बटेगा वर्कमैन। तो उसका ना वहां एक नोट लिखा हुआ है मेरे साइड में, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब यहाँ फंस जाओगे, इसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा, बट इसके ब्रैकेट में मैथ में लिखा हुआ है इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल ऑब्लिगेशन। ये थोड़ा सा कृपया ध्यान से रखना, इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल ऑब्लिगेशन। सर ये समझे नहीं, इसका यहाँ पे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में मान ले क्या है? 100 रुपया दिया हुआ है। तो ये वर्कमैन कंपेंसेशन क्या होता है? वर्कर के लिए हम लोगों ने एबीसी को लगता है हमारे जो वर्कर है अगर उनको कुछ हो जाए तो उनको पैसा देना पड़ेगा, इसलिए हम लोग प्रॉफिट से कुछ पैसा छिपा कर अलग कर लिए, मैंने रिजर्व बना दिया। लेकिन वर्कर को डाला आज तक कुछ हुआ नहीं। कब तक? जब सी हमारे घर से जा रहा है, वर्कर को कुछ हुआ ही नहीं है। तो हमने जो रिजर्व बनाया बेवकूफ बन गए। सी बोलता है कुछ हुआ ही नहीं, मेरे रहते तो कोई लायबिलिटी हुई नहीं, तो ये पैसे का क्या कर बंटवारा। तो इसीलिए लिखा है इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल ऑब्लिगेशन। एक्चुअल ऑब्लिगेशन का मतलब है अगर वर्कर कोई क्लेम करेगा, कोर्ट का कोई कागज आ जाएगा एबीसी के पास कि वर्कर को इतना पैसा दीजिए, तो उतना हम नहीं बांटेंगे। जैसे मान ले मैंने 100 रुपए का रिजर्व बनाया, कहां से? एबीसी प्रॉफिट से बनाया होगा, प्रॉफिट से अलग किए। सी बोलता है भैया वर्कर क्या नहीं किया? क्लेम नहीं किया, मांगा नहीं, कोर्ट का कोई हमारे ऊपर आदेश या ऑर्डर नहीं आया, तो ये पैसे का तो यूज नहीं हुआ। तो मेरे रहते तो कोई लायबिलिटी उस समय तो थी नहीं, तो ये पैसा बांट दो। लेकिन मान ले वर्कर अगर क्लेम कर दे, सुनिए, वर्कर ने क्लेम कर दिया एबीसी पे ना 80 रुपया सर हमें देना पड़ेगा, तो याद रखना ब्रदर, वर्कर इस फंड पे अपना हक जताया कितने का? 80 रुपया वो मांग रहे, तो कितना नहीं मांग रहे, तो एक्चुअल ऑब्लिगेशन यहाँ पे 80 को बोला गया जो उनको देना है। तो इन एक्सेस ऑफ 100 रुपया का रिजर्व बनाए 80 उन्हें देना है, तो हम 20 रुपया बांटेंगे। तो ये आपको एडजस्टमेंट में पढ़ना है। अगर रिटायरमेंट डेट में एडजस्टमेंट में कुछ लिखा नहीं है, इस पॉइंट को लेकर कुछ नीचे एडजस्टमेंट में नहीं लिखा है, तो हमेशा बांट देंगे पूरा। तब मानेंगे वर्कर का कोई भी क्लेम नहीं है, वर्कर हमसे पैसा क्लेम का मांगा ही नहीं है, कोर्ट का हमें कोई ऑर्डर मिला नहीं है, कोई गवर्नमेंट का हमें ऑर्डर नहीं है कि उन्हें पैसा देना है, तो ये पैसा फ्री है। सी कहते हैं मेरे रहते बना था, मेरा हिस्सा ले ले, मेरे रहते कोई लायबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर वर्कर क्लेम कर दिया है इसके ऊपर, कोर्ट बोला है कि उनको कुछ दीजिए, तो आप कितने का रिजर्व बनाए? 100 का, वर्कर 80 मांग रहा है तो 80 देना पड़ेगा, और कितना? 20 रुपया आप केवल बांटोगे।
तो ये यहाँ पे मैंने इसका मीनिंग वही निकालना है। इन एक्सेस ऑफ क्या लिखे, एक्चुअल ऑब्लिगेशन, मैंने वर्कर आपसे क्या मांग रहा है वो पैसा छोड़ दे, बाद बाकी उसके ऊपर वाला बांट ले। तो ये मैंने ऐसे समझा दिया। फिर स्टूडेंट IFR, ये तो खतरनाक रिजर्व है और इसको तो स्टूडेंट हम लोग का शायद नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये थोड़ा टफ है, इसको इस शॉर्ट में अभी समझाना मुश्किल है। आप खाली नॉलेज में रखो कि ये भी एक रिजर्व है। सर ये क्या होता है, हम लोग जो शेयर बाजार में या किसी मार्केट में डाला पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो भयंकर फ्लक्चुएट होता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी बढ़ता है कभी, तो वो जो डर बैठ गया। मैं मान ले सोना, आज मैं देखा कि सर सोना हमारे इंडिया में 55,000 रुपए 10 ग्राम का दाम था कल, आज सुबह बाजार 52,000 रुपए का खुला है 10 ग्राम का, तो 3,000 बंदा क्या है लॉस में। तो ये जो सर फ्लक्चुएट हो रहा है इन्वेस्टमेंट, तो उस नुकसान से बचने के लिए दादा, मेरी वाइफ बोली कि आप गोल्ड खरीदे हो, कल दाम गिरेगा तो तो मुकाबला कहां से करेंगे आप, मैंने उस लॉस को आप भरपाई कहां से करोगे, और गिर सकता है। तो मेरी वाइफ बोली कि ये जो इन्वेस्टमेंट का बढ़ घट हो रहा है, सोना 55 का 52 हो रहा है, कितने लॉस में हो आप, 3,000। उस लॉस के लिए आप जो ट्यूशन पढ़ाते हो, वो जो पैसा कमाते हो, वहां से थोड़ा सा रुपया क्या कर लीजिए, अलग कर लीजिए, जिससे उस नुकसान को आप झेल पाओ। तो उस तरह का मैंने रिजर्व बनाया, बहुत ही खतरनाक। अगर मैं पूरी थ्योरी पढ़ाऊं तो 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा खाली इसको समझ बनाने में। तो IFR एक बार समझेंगे जिंदगी भर याद रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है, मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका वैल्यू कभी भी बढ़ सकता है, अगर घट गया तो मेरा नुकसान है। तो मेरे को कोई मेरा दोस्त कह रहा है या गवर्नमेंट अकाउंटिंग सर आप नुकसान में हो ही सकते हो, तो आप उसके लिए कुछ उपाय किए। आप जो नॉर्मल बिजनेस में पैसा कमा रहे हो, थोड़ा क्या कर लो, प्रॉफिट कर अलग करके उसको बांटो मत, और ये जिस दिन उसका वैल्यू गिर रहा है या गिर गया है, तो वो नुकसान इस रिजर्व के पैसे से आप बहुत इजीली क्या कर लोगे, झेल पाओगे। कहां कवर है, उसको उस समय बचा लोगे आप, नहीं तो बचोगे नहीं, आपने पहले से नहीं सोचा। तो इस तरह डाटा हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट हमेशा बढ़ता या घटता है, वो जो घट हो रही है उसके लिए मुझे लग रहा है हमारा नुकसान होगा। तो ABC ने पिछले 10 सालों में भयंकर क्या किया, प्रॉफिट से पैसा अलग अलग कर लिया। तो नया इन्वेस्टमेंट हम लोग जो किया उसका दाम अगर घट गया तो हम नुकसान में रहेंगे, तो उसको कवर अप करने के लिए हमने एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना कर रखा है। तो वो रिजर्व तो डाला उस नुकसान को झेलने में यूज करना होगा, पार्टनर लोगों में नहीं बटेगा, आप तो उसके लिए बना है। लेकिन मान ले हमारा नुकसान हुआ ही नहीं, हम जो इन्वेस्टमेंट के लोग दाम तो बढ़ गया, मैंने गोल्ड 52,000 में खरीदा, 55,000 में खरीदा गोल्ड, फिर उसका दाम क्या हुआ 52 हुआ। तो वाइफ मुझे बोली कि आप 3,000 का क्या कर लो प्रॉफिट से, विद्यार्थियों से जो पैसा लेते हो 3,000 अलग कर लो, प्रॉफिट से अलग करके रखो। लेकिन बाद में 56 हो गया, दादा कितना, तो बताइए मैंने जो रिजर्व बनाया उसकी जरूरत ही नहीं है, मैं तो लॉस में हुई नहीं। अगर आपको लगता है आप लॉस में नहीं हो, आपका इन्वेस्टमेंट का दाम क्या हो गया, बढ़ गया है, तो ये रिजर्व तो काम का नहीं रहा। अब सी बोलता है जो रिजर्व बनाया मेरे रहते तो कोई लॉस है नहीं, बोलते दाम तो क्या है बढ़ गया है। तब ये बहुत खतरनाक है समझाने में, तब उस रिजर्व को हम बांटेंगे। यानी आपको IFR बांटना है कि नहीं बांटना है, इसका डिसीजन एक लंबे क्लास में होता है, अभी नहीं समझा पाऊंगा, आप खाली लिख लीजिएगा। ठीक, तो इसको एक मैंने शॉर्ट में लिखा है कि इस तरह से आप सोचोगे तो हो सकता है। एक्सेस ऑफ, बस ये हमारा तो नोट आज का खत्म हो जाएगा। एक्सेस ऑफ रिजर्व, ये मैं लिख दिया हूं कि इसमें क्या लिखा है उसको समझना। एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर द डिफरेंस, ओवर द डिफरेंस, ओवर द OVER, एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू। ये समझ में नहीं आएगा, छोड़ दे, आप खाली लिख के रखो, ये नोट है, किसी को भी लिखवाओगे आप काम आएगा। बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। सर अभी नहीं समझेगा, मार्केट वैल्यू इतना रिजर्व बांट दी। सर अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व देता है तो वो भी बढ़ जाएगा, JLP रिजर्व, लेकिन मैं नहीं लिखवाऊंगा, हमारे सिलेबस में नहीं है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी को हटाने से हमारा 5-6 क्लास बच जाता है, वो बहुत कम है। और ये किसमें बढ़ेगा, ABC, लगभग सारे रिजर्व तो क्या कर दिए मैं ले आया, कुछ बात क्या ही नहीं। और किसमें बांट देना, किस रेशियो में बढ़ेगा, ओल्ड, लिख लो स्टूडेंट, ये ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। लेकिन दो रिजर्व स्टूडेंट, इन दोनों को बांटते समय हमें एग्जाम का पेपर पढ़ के देखना है कि वर्कर के लिए जो पैसा अलग किए तो वो तभी बटेगा जब वर्कर डिमांड ना करे। कागज क्या नहीं डिमांड करेगा, तब वो पैसा बांट लेंगे। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पैसा तभी बटेगा जब आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घटा नहीं है, घटा नहीं है, आप नुकसान में नहीं हो, नहीं तो सारा पैसा नहीं बटेगा।
ये ध्यान रखना होगा। अब उधर वाली एंट्री आपको खाली बचती है, तो सर ये जो रिजर्व का ट्रीटमेंट है ये विद्यार्थी कॉपी में ऐसे याद रखेगा, रिजर्व लर्न करके जाना। और नए में रिजर्व क्या क्या है वो हम रिवीजन में कर लेंगे सर, और कुछ भी देगा टीचर। अच्छा रिजर्व अगर किधर रहे, एसेट्स में रहेगा, तो आपका एंट्री बनेगा इसमें लॉस में कौन कौन है, ए बी और सी बी सी। तो लॉस हम ए बी सी का कैपिटल क्या कर देंगे, मतलब ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, और रिटायरिंग पार्टनर कौन है मेरा, सी कैपिटल डेबिट, और नीचे 2 क्या आएगा, ये लॉस होता है। यानी सुनो मैं कहानी सिखा दूंगा, एसेट डेबिट होता है इंडिया में, तो आप एंट्री भूल गए स्कूल में जाकर 6 महीने बाद याद नहीं है, तो एसेट डेबिट होता है, ध्यान से सुनना, डाला एसेट्स में ये सब क्या होगा, डेबिट होता है। तो मैं क्या करूंगा, बांटूंगा तो क्रेडिट करूंगा, पीएल क्रेडिट में जाएगा, पीएल क्रेडिट में जाएगा, मैंने रिवर्स करेंगे। एसेट डेबिट होता है, उसको खत्म कर रहा हूं मैंने, इस आइटम को मैं यहां से हटा रहा हूं, तो आइटम क्रेडिट होगा। और दूसरा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो इसमें रिटायरमेंट में हमें टोटल कितने एडजस्टमेंट करने हैं डाला, ये अमाउंट के लिए लिखा, ये अमाउंट है, तो हमारे टोटल कितने एडजस्टमेंट हुए, 5 एडजस्टमेंट विद्यार्थी करेगा। और लास्ट एडजस्टमेंट लिखवाऊंगा नहीं, खाली सुन लेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रहता है। कुछ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल न्यू सिलेबस में है, ओल्ड में भी क्या है हाँ, और बहुत ही मैंने हर इस साल का जितना क्वेश्चन आया था आईसी में सब में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल था। तो लास्ट उसमें हमारा बता कितना एडजस्टमेंट नंबर कितना गया, ए बी सी डी लिखवाया, ई में आ गए ना, बस ई में खाली ये लिखवाना नहीं है, बस ध्यान रखना। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अमाउंट, इसके बीच में अमाउंट कौन सा जो रह गया ना, जो चला गया वो तो गया, अमाउंट रिमेनिंग पार्टनर इफ एनी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या रहेगा, गिवन, इसके लिए कुछ नोट नहीं लिखवाऊंगा। इसमें क्या होता है, बस खाली 2 मिनट का लेक्चर बाद यही है कि भैया सी अपने घर से चला गया सर, वो चला गया, लेकिन ए और बी अब आपस में फाइट कर रहे हैं कि ना देख पहले हमारी कैपिटल क्या थी उससे मतलब नहीं है। ए ने बी को बोला देख भैया सी जाएगा, अब कैपिटल हम लोग कितना होगा आज बैठ के सोचेंगे, हमें कितनी कैपिटल रखनी है। अब पहले कितना कैपिटल है उससे क्या नहीं है, मतलब नहीं, उससे मतलब नहीं है। मान लीजिए वर्जन ए का कैपिटल 10 लाख लगा हुआ है, कब सी के जाते समय फाइनल कैपिटल 10 लाख आया, इसका 6 लाख है। तो ए बी को, अब सी गया, ए बी को बोला देख भैया अब इस तरह से काम नहीं होगा, पहले कर लिए थे लेकिन अब कैपिटल को हमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि तेरी कैपिटल भी मेरे बराबर हो जाए, और तुम घर से 4 लाख रुपया क्या कर लेके आ, तो वो तो रिटायरमेंट लेगा, साथ साथ बी को क्या करना होगा, पैसा भी लाना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं दोनों की कैपिटल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, किसके बीच में होगा, या उल्टा हो गया, बी बोला देख मेरा 6 लाख है, तेरा 10 है, तेरा ज्यादा है, तुम मेरे बराबर कर ले, तुम मेरे बराबर कर ले, और तुम 4 लाख क्या कर ले जा। या ऐसे होता है कि सर मेरी कैपिटल सी के जाते समय 10 लाख, तेरी 6 लाख, कितना है डाला 16 लाख की कैपिटल है, तो क्यों ना इसको आधा आधा रखे, मतलब उसमें तेरा हिस्सेदारी 8 लाख होगा, मेरा एल फॉर लैक 8 लाख होगा, तो इसमें किसी को कैपिटल लाना पड़ेगा या कोई लेके जाएगा। तो ये काम जब करते हैं ना तब उसको कहते हैं एकदम हाई लेवल क्वेश्चन है, आपको पढ़ के समझ के करना है, इसमें कोई ये एंडलेस टॉपिक है, इसमें बहुत कुछ है। तो आप कैपिटल को लास्ट में टीचर बोलेगा रीएडजस्ट करो, रीएडजस्ट में जो कैपिटल इनकी बच रही है उससे जाने के बाद द अल्टीमेट कैपिटल, उसमें हम काम नहीं करेंगे, हमें उस कैपिटल को डाटा क्या करने का है, बदलेंगे तो नहीं बोले बदलना है। मैं नहीं चाहता 10 लाख में काम होगा, ये बोलता है मैं 10 मेरा है तो तेरा भी 10 करो, तुम लाख 4 लाख, ये बोला ना तुम नहीं, तुम मेरे बराबर कर ले, या हम लोग कोई नई कैपिटल डिसाइड कर ले। नई कैपिटल मान लोग सोचा कि अब हमको बिजनेस हमारा बढ़ गया, हमारी कैपिटल तो 30 लाख होनी चाहिए, जबकि हमारी है डाटा कितनी 10 और 6 16 लाख, होना क्या चाहिए 30 लाख। इसमें दोनों ही पार्टनर चाह रहे हैं बिजनेस एक्सपेंड करना है, थोड़ा कैपिटल घर से क्या करो, तो ये सर आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन समझ के करना पड़ेगा। तो हमारा यही था सर बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग क्या रिटायरमेंट। तो स्टूडेंट मेरे को क्लास 1 का पार्ट देखना होगा, पार्ट देख लेना, जब भी रिकॉल करोगे पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाता है। चलिए स्टूडेंट, और जो टिपिकल कुछ पार्ट बचा है वो आगे की क्लास में कवर होता रहेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।